हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। ये नॉवेल मेरा नहीं है, मैं बस इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ब्रेन डिपॉजिटरी टर्मिनल स्टेशन पहुंच गए हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे व्यवस्थित तरीके से उतरें, अपना सामान अपने साथ ले जाएं और सुनिश्चित करें कि कुछ भी पीछे न छूटे। स्प्रिंग सिटी ईस्ट पैसेंजर स्टेशन। बस स्टेशन में दाखिल हुई और यात्रियों को उतारने के स्थान पर रुक गई। ड्राइवर चाचा खड़े हो गए और चिल्लाए। गाड़ी में बैठे यात्री उठने लगे और उतरने के लिए हड़बड़ी करने लगे। सीटों की आखिरी पंक्ति में एक दुबला पतला युवक बैठा था। गाड़ी में बैठे सभी यात्री जा चुके थे, लेकिन वह अब भी खिड़की से सिर टिकाकर गहरी नींद में सो रहा था। मुंह में सिगरेट लिए ड्राइवर अंकल अधीरता से आगे बढ़े और उस दुबले पतले युवक के कंधे को कुछ धक्के दिए। अरे उठो, हम स्टेशन पर हैं। दुबले पतले युवक का शरीर हिल गया। उसकी आंखें अचानक खुल गईं और वह जोर से चिल्ला उठा, झाओ यिमिन, अपने पूर्वजों को भाड़ में जाने दो। चिल्लाहट सुनकर ड्राइवर अंकल चौंक गए। उनके मुंह में फंसी सिगरेट का टुकड़ा उनकी बांह पर गिर गया, जिससे उन्हें इतनी बुरी तरह जलन हुई कि वे दर्द से कराह उठे और गाली देने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या तुम पागल हो? अभी बस से उतर जाओ। गुस्से भरी फटकार से दुबला पतला युवक स्तब्ध रह गया। उसने चारों ओर खाली निगाहों से देखा। वह बुदबुदाया, क्या मैं मर नहीं गया था? कैसे मरना? क्या मरना? बस से उतर जाओ। ड्राइवर अंकल ने फ्राउनिंग करते हुए धीरे से कुछ बुदबुदाया। दुबले पतले युवक को आखिरकार होश आया। उसने आगे की सीट की बैकरेस्ट का सहारा लेकर खुद को उठाया और बाहर निकल गया। अपना बैग ले जाओ, बाद में मुझे ढूंढने मत आना। ड्राइवर अंकल ने सीट पर रखे काले बैग को देखा और चिड़चिड़ाते हुए कहा, यह बच्चा तो सच में बहुत मुसीबत है। दुबले पतले युवक ने सीट की ओर मुड़कर देखा। बैकरेस्ट पर एक जाना पहचाना सा काला बैग रखा था। वह युवक स्तब्ध रह गया। उसके मन में सदमे की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। जल्दी करो, सुस्ती छोड़ो। ड्राइवर अंकल ने हाथ बढ़ाकर बैग उठाया और दूसरी सीट से एक किताब भी उठा ली। उसने जबरदस्ती किताब और बैग युवक की बाहों में ठूंस दिया और उसे बाहर धकेल दिया। वह युवक भावहीन भाव से बस से उतर गया। उसके पीछे दरवाजे बंद होने की आवाज आई, फिर इंजन की गर्जना सुनाई दी और बस धीरे धीरे चलने लगी और पार्किंग स्थल की ओर बढ़ गई। अपने हाथों में काला बैग पकड़े हुए युवक ने हलचल भरी भीड़ को खाली निगाहों से देखा। नीले आसमान के नीचे सूरज ऊंचा चमक रहा था। ये जीवंत दृश्य धीरे धीरे उसके मन में बसी दूर की यादों के साथ घुल मिल गया। क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है? उस युवक का नाम वांग मिंग्यान था, जो एक कॉलेज छात्र था और 1 साल पहले ही स्नातक की उपाधि प्राप्त कर चुका था। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता सामानों के एक आपूर्तिकर्ता के लिए विक्रेता के रूप में काम किया। इस समय वह एक स्थानीय शहर की व्यावसायिक यात्रा से अभी अभी लौटे थे। वांग मिंग्यान कुछ सुन्न होकर स्टेशन से बाहर निकला। तभी एक गोल मटोल अधेड़ उम्र की महिला दौड़कर उसके पास आए और मुस्कुराते हुए चिल्लाए, सुंदर लड़के, क्या आपको रहने के लिए जगह चाहिए? हमारा होटल बहुत सस्ता है। आप सिर्फ 80 युआन में एक रात रुक सकते हैं। मैं यहाँ नहीं रुक रहा हूँ। वांग मिंग्यान की आंखें अभी भी थोड़ी खाली थीं और उसने सहज रूप से मना कर दिया। चलो प्यारे, हमारे यहाँ 24 घंटे गर्म पानी उपलब्ध है। महिला ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने चारों ओर नजर घुमाई। वह थोड़ा झुकी और फुसफुसाते हुए बोली, यहाँ बहुत सी अविवाहित युवतियां भी हैं। अगर आप चाहें प्यारे, तो आप थोड़ा आराम करने का मौका ले सकते हैं। वांग मिंग्यान ने चारों ओर देखा और जो कुछ भी उसने देखा उससे अंततः इस बात की पुष्टि हो गई कि उसका वास्तव में पुनर्जन्म हुआ था। उसकी आंखों में एक चमक सी जगमगा उठी और उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ने लगे। युवक की आंखों में चमक और उसके चेहरे पर एक कुछ दयनीय सी मुस्कान देखकर महिला ने मन ही मन सोचा, काम आ गया है। चलो चलें, चलो चलें, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। ये बस आगे ही है। उस महिला का मोटा चेहरा खिलते हुए गुलदाउदी की तरह खिल उठा। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर वांग मिंग्यान को पकड़ लिया और उसे तेजी से पास की एक जगह की ओर खींच ले गई। अरे अरे, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे घर नहीं रुकूंगा। मुझे अभी छोड़ दो। वांग मिंग्यान की मुस्कान पूरी तरह खिलने से पहले ही गायब हो गई। मोटी महिला द्वारा खींचे जाने पर वह लड़खड़ा गया। स्थिति को समझते हुए उसने जल्दी से चिल्लाया। अपनी कलाई को जकड़े हुए मोटे हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए वांग मिंग्यान तेजी से उस महिला से दूर हट गया और बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। अरे अरे, मत जाओ, हम कीमत पर बातचीत कर सकते हैं। उस मोटी महिला ने हताशा भरे चेहरे के साथ जल्दबाजी में अपना हाथ हिलाया।
लेकिन वांग मिंगयांग पीछे मुड़े बिना ही चली गई। उसने आंसू बहाते हुए कीमतों में की गई कटौती को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। छी, तुम कंगाल हो। अगर तुम इसे वहन नहीं कर सकते तो सीधे सीधे कह दो। मेरे सामने मासूम बनने का नाटक मत करो। महिला का मुस्कुराता हुआ चेहरा पल भर में गंभीर हो गया। उसने प्रवेश द्वार पर लाल पट्टी बांधे गार्ड की ओर देखा, लेकिन आगे बढ़कर उसे और परेशान करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने पैर पटके और कुछ बार गालियां दी, जमीन पर थूका और अन्य अविवाहित पुरुष यात्रियों को पास आते देख उसने तुरंत गुलदाउदी जैसी मुस्कान बिखेरी और उनसे मिलने चली गई। लगभग हर बस और ट्रेन स्टेशन पर पाया जाता है। स्टेशन के निकास द्वार की ओर तेजी से चलते हुए वांग मिंगयांग ने आखिरकार अपने विचारों को व्यवस्थित किया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और समय देखा। 25 मई 2035 दोपहर के 3:25। ये 5 साल पहले की बात है। मैं सचमुच पुनर्जन्म लेकर आया था। वांग मिंगयांग ने अपना फोन कसकर पकड़ रखा था और धीमी आवाज में कुछ बुदा रहा था जिसे केवल वही सुन सकता था। लेकिन प्रलय आने में एक दिन से भी कम समय बचा है। वांग मिंगयांग को ये बात अच्छी तरह याद थी। अपने पिछले जीवन में वह इसी समय अपने व्यापारिक दौरे से स्प्रिंग सिटी लौटा था और कंपनी में रिपोर्ट करने के लिए जल्दी से वापस आया था। अगला दिन सप्ताहांत था। वह मूल रूप से काम से जल्दी छुट्टी लेकर घर जाकर आराम करना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे कार्यदिवस समाप्त होने का समय नजदीक आया, विभाग प्रबंधक ने उन्हें एक ऐसी बैठक में घसीटने पर जोर दिया जो देर रात तक चली। परिणामस्वरूप वह अगले दिन दोपहर 2 बजे तक सोता रहा। जब वह जागा तो पूरे ब्लू स्टार में ज़ॉम्बी का प्रकोप फैल चुका था। प्रलय आ चुका था। वांग मिंगयांग एक निजी घर में अपने किराए के कमरे में ज़ॉम्बी द्वारा फंस गया था। एक ही दिन के भीतर पूरे ब्लू स्टार क्षेत्र में बिजली और संचार व्यवस्था ठप हो गई। सभी अत्याधुनिक हथियार बेकार हो गए, केवल साधारण थर्मल हथियार ही काम करने योग्य रह गए। मानवता के 80% से अधिक लोग मारे गए या घायल हो गए और दुनिया भर के जीव जंतुओं में उत्परिवर्तन और विकास होने लगा। सर्वनाश की शुरुआत में मानवता के एक हिस्से में विभिन्न महाशक्तियां जागृत होने लगीं और वे नए अभिजात वर्ग बन गए। सामान्य मनुष्य केवल ज़ॉम्बी या उत्परिवर्तित जीवों को मारकर और अवशोषित करने के लिए विभिन्न क्रिस्टल कोर प्राप्त करके ही विकसित हो सकते थे। वांग मिंगयांग सौभाग्य से उन लोगों में से एक था जिनका प्राकृतिक रूप से विकास हुआ। दुर्भाग्य से उसकी महाशक्ति कुछ विचित्र थी। इसी कारण सर्वनाश के 5 वर्षों तक जैसे तैसे गुजारा करने के बाद भी वह समाज के निम्न मध्यम वर्ग में ही बना रहा। अंततः उसके आसपास के लोगों ने उसे फंसा दिया और एक उच्च स्तरीय ज़ॉम्बी के मुंह में उसकी मौत हो गई। सौभाग्यवश किसी भी कारण से उन्हें नए सिरे से शुरुआत करने का मौका मिल गया था। 5 साल पहले पुनर्जन्म। हे ऊपर पड़ रही चिलचिलाती धूप का सामना करते हुए वांग मिंगयांग ने धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाए और अपने चेहरे पर गर्मी महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। वह मन ही मन हंसने लगा। उसकी हंसी धीरे धीरे तेज होती गई और फिर अचानक रुक गई। अपने आसपास के लोगों की नजरों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए, मानो वह मूर्ख हो, वांग मिंगयांग का कोमल चेहरा ठंडा पड़ गया और उसकी आंखों में एक चौंकाने वाली जानलेवा भावना प्रकट हुई। झाओ यिमिन, वांग रुओकिंग, हान जून, मेरी प्रतीक्षा करें। इस बार हम हिसाब बराबर करेंगे। धड़ाम धड़ाम उसके हाथों में पकड़ा बैग और किताब जमीन पर गिर गए। वांग मिंगयांग चौंक गया, फिर उसने हाथ नीचे किए और उन्हें उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उसने काले रंग का बैग पकड़ा, उसके नीचे रखी किताब सामने आ गई। 300 बच्चों के गीत। सूर्य की रोशनी में वे पांचों विशालकाय आकृतियां कुछ हद तक चकाचौंध भरी लग रही थीं। वांग मिंगयांग का शरीर वहीं जम गया, उसकी उंगलियां किताब के सामने रुक गईं। कवर पर एक छोटी सुनहरी मछली अपने मुंह से एक बड़ा बुलबुला उड़ा रही थी, जिसके अंदर 300 बच्चों के गीतों के लिए 5 कार्टून जैसे पात्र थे। छोटी सुनहरी मछली अपनी प्यारी, चौड़ी आंखों से घूर रही थी, मानो वह उसे उत्सुकता से घूर रहा हो। ये क्या बकवास है? 300 बच्चों के गाने। जैसे ही वांग मिंगयांग के मन में दर्दनाक यादें ताज़ा हुई, उसके होंठ हल्के से फड़फड़ा गए। अपने पिछले जीवन में जब प्रलय आया तो वह अपने किराए के कमरे में दुबक गया था और बचे हुए कुछ पैकेट इंस्टेंट नूडल्स और हैम सॉसेज के सहारे एक सप्ताह तक मुश्किल से जीवित रहा था। इंटरनेट और बिजली कट जाने के कारण वह किसी बस में छूट गई बच्चों की इस किताब को पन्ने पलट रहा था, बस यूं ही बोरियत दूर करने के लिए। हैरानी की बात यह है कि 7वें दिन उसे एक अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई, और वह शक्ति बिल्कुल किताब के कवर पर बनी छोटी सुनहरी मछली जैसी थी। एक निश्चित मात्रा में रक्षात्मक शक्ति वाला पानी का बुलबुला छोड़ने की क्षमता। जल तत्व के उस बुलबुले पर भरोसा करते हुए
वह अपने घर से बाहर निकलने, कुछ ज़ोंबी को मारने और आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा करने में कामयाब रहा। 300 बच्चों के गीतों की किताब को उठाते हुए वांग मिंगयांग ने धीरे से पन्ने पलटे और उसकी आंखों के सामने परिचित चित्र आ गए। छोटी सुनहरी मछली बुलबुलें उड़ा रही है। एक अच्छा बच्चा जो रोता या परेशान नहीं करता, इधर उधर बेफिक्र होकर तैरते हुए। बुलबुलें उड़ाना वाकई बहुत अद्भुत है। हे, वांग मिंगयांग ने कड़वी मुस्कान दी। सच में तुम ही हो, पुराने दोस्त। सर्वनाश के 5 वर्षों के दौरान विश्व भर में विभिन्न जीवों का तेजी से विकास हुआ, जिसके परिणामस्वरूप शक्ति के आधार पर 9 प्रमुख श्रेणियों की स्थापना हुई। वांग मिंगयांग जब भी एक पद ऊपर चढ़ता तो 300 बच्चों के गीत पढ़कर एक निम्न स्तर की महाशक्ति प्राप्त कर लेता था। अपनी मृत्यु तक उसने कुल 5 महाशक्तियां अर्जित कर ली थीं। तार्किक रूप से 5 महाशक्तियों के होने से उसे असंख्य आकाशों में विचरण करने और दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने की शक्ति मिलनी चाहिए थी। लेकिन विचित्र बात यह थी कि इन 5 में से 4 बुनियादी उपयोगिता शक्तियां थीं: रक्षात्मक बुलबुला, प्रकाश तकनीक, जलमग्न श्वास तकनीक और संचार तकनीक। सबसे उपयोगी शक्ति रक्षात्मक बुलबुला स्तर बढ़ने के साथ साथ समान रैंक के शत्रु के 1 से 5 सामान्य हमलों का सामना कर सकती थी। प्रकाश तकनीक एक चमकता हुआ गोला छोड़ती थी जो 10 मीटर के दायरे को रोशन कर देता था। हालांकि सर्वनाश के दौरान ज़ॉम्बी और उत्परिवर्तित जीव प्रकाश स्रोतों के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। जब तक इसे विशेष वातावरण में उपयोग न किया जाए, यह मूलतः राक्षसों को आकर्षित करने वाला एक प्रकाश स्तंभ था, जिससे उन्हें घेर लेने की 100% संभावना थी। पानी के भीतर सांस लेने की तकनीक, इसे किसी दूसरे व्यक्ति पर भी लागू किया जा सकता है, जिससे उसके सिर के चारों ओर एक वायु थैली बन जाती है और वह आधे घंटे तक सांस ले सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि प्रलय के दौरान जीवों में हुए उत्परिवर्तन के कारण सबसे खूंखार राक्षस पानी में थे। पानी में प्रवेश करने पर मनुष्यों की शक्ति कमजोर पड़ जाती थी। बिना किसी कारण के नदियों, झीलों या समुद्रों में कूदना सीधे सीधे मौत को दावत देना था। संचार तकनीक संदेश पहुंचाने के लिए एक मायावी कबूतर छोड़ता है, लेकिन उसकी पहुंच केवल 1 से 5 किलोमीटर तक ही सीमित थी और वह एक बार में केवल 10 शब्द ही भेज सकता था। उसकी ताकत बढ़ने के बावजूद उसकी शक्ति सीमित ही रही। एकमात्र ऐसी शक्ति जिसे आक्रामक महाशक्ति माना जा सकता था, वह थी जमा देने की तकनीक, जो ज्यादा से ज्यादा पहले या दूसरे दर्जे के ज़ॉम्बी को जमा सकती थी, फिर भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ना पड़ता था। सर्वनाश के समय मनुष्यों ने जागृत महाशक्ति स्तरों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया: S, A, B, C, D और A। हालांकि वांग मिंगयांग के पास मौजूद 5 महाशक्तियों को सभी लोग मजाक में F श्रेणी कहते थे, क्योंकि उपयोगकर्ता की रैंक बढ़ने के साथ साथ सबसे कमजोर इस श्रेणी की महाशक्ति भी धीरे धीरे विकसित और मजबूत हो सकती थी। लेकिन वांग मिंगयांग की 5 महाशक्तियां विकसित होने के बाद भी बेहद कमजोर थीं। इस प्रकार वांग मिंगयांग को अपनी 5 महाशक्तियों के कारण अक्सर उपहास्यपूर्वक इस प्रकार पुकारा जाता था: 3 सितारा 5 बेकार। चीनी भाषा में 3 सितारे का अर्थ सचमुच दिल टूटा हुआ था और 5 बेकार सचमुच बेकार थे। ये सब याद करके वांग मिंगयांग ने कड़वी मुस्कान दी। सर्वनाश के उन 5 वर्षों के दौरान ऐसा नहीं था कि उसने अन्य पुस्तकें पढ़ने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन किसी कारणवश वह कोई अन्य महाशक्ति प्राप्त नहीं कर सका। ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी सारी क्षमताएं इन 300 बच्चों के गीतों से ही उत्पन्न हुई थीं। डिंग, पुस्तक का पता चला। होस्ट से बंधन, असंख्य स्वर्ग पठन प्रणाली खुलने की उल्टी गिनती। 5, 4, 3। उसके दिमाग में एक मधुर ध्वनि गूंजी। वांग मिंगयांग का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी आंखों में स्तब्धता का भाव आ गया। डिंग, सिस्टम सफलतापूर्वक जुड़ गया। पता चला है कि होस्ट ने 300 बच्चों के गीत पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। ई ग्रेड सुपर पावर बबल तकनीक निकाली जा रही है। क्या आप इसे ग्रहण करना चाहेंगे? सिस्टम बबल तकनीक। वांग मिंगयांग का दिमाग सुन्न हो गया। क्या उसका पुनर्जन्म हुआ था और उसे वास्तव में एक प्रणाली मिल गई थी? क्या ऐसा हो सकता है कि इस जीवन में मैं ही नियति की संतान हूं? लेकिन ये बबल टेक्निक आखिर है क्या? डिंग, होस्ट, क्या आप बबल टेक्निक सीखना चाहेंगे? वांग मिंगयांग ने अपना सिर हिलाया और वह बेहद उत्साहित था, लेकिन वह इस बबल टेक्निक को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। ये बबल टेक्निक आखिर थी क्या? सर्वनाश की शुरुआत में तो ये कुछ हद तक काम की थी, लेकिन बाद में तो ये बिल्कुल बेकार हो गई। इस जीवन में एक व्यवस्थित व्यवस्था के साथ मैं निश्चित रूप से बिल्कुल भी दोबारा 3 स्टार 5 वेस्ट नहीं कहलाऊंगा। प्रणाली, अगर मैं इसे आत्मसात नहीं कर पाऊं तो क्या होगा?
वांग मिंगयांग ने पूछने की कोशिश की। डिंग। यदि अवशोषित नहीं किया गया तो बबल तकनीक सिस्टम बुकशेल्फ में संग्रहित हो जाएगी और बाद में इसका उपयोग किया जा सकता है। फ्यूजन क्या है? वांग मिंगयांग ने पूछना जारी रखा। डिंग। जैसे ही होस्ट विभिन्न पुस्तकों को पढ़ता और समझता है, सिस्टम उससे संबंधित महाशक्तियों को निकाल लेगा, जिन्हें बाद में मिलाकर बिल्कुल नई महाशक्तियां बनाई जा सकती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल है! वांग मिंगयांग ने उत्साह से अपनी मुट्ठी भींची। उसी समय वह सोचने लगा, चूंकि यह प्रणाली अन्य महाशक्तियों को अवशोषित कर सकती है, तो बुलबुला तकनीक को अवशोषित करना असंभव है। इस जीवनकाल में इसे अवशोषित करना असंभव होगा। सिस्टम बबल टेक्निक को किताबों की अलमारी में रख दो, वांग मिंगयांग ने दृढ़ता से आदेश दिया। डिंग। बहुत बढ़िया मेजबान। बबल तकनीक को किताबों की अलमारी में रख दिया गया है। सिस्टम, क्या तुम ये डिंग की आवाज बंद कर सकते हो? इससे मेरा सिर दर्द हो रहा है। अपने दिमाग में फिर से डिंग की आवाज सुनकर वांग मिंगयांग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। डिंग। क्षमा करें, यह असंख्य आकाशीय दृष्टि प्रणाली की अंतर्निहित सेटिंग है और इसे अभी बदला नहीं जा सकता। धिक्कार है, इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां हैं। डिंग। कृपया अपने शब्दों और कार्यों के प्रति सावधान रहें, मेजबान। यह आपका पहला अपराध है, इसलिए अभी कोई दंड नहीं दिया जाएगा। कृपया याद रखें कि इस प्रणाली को बनाने वाले महान ईश्वर सर्वोच्च हैं। वे हमेशा सही होते हैं, कभी गलत नहीं। इस पर सवाल न उठाएं। ओह, ठीक है। डेवलपर भगवान सर्वोच्च हैं। वांग मिंगयांग तुरंत पीछे हट गया, अब शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कौन जानता था कि सजा क्या होगी? जो भी होगी, अच्छी नहीं होगी। पुनर्जन्म लेकर और असंख्य स्वर्गों की पठन प्रणाली से संपन्न होकर वांग मिंगयांग एक ऐसे पाठक की तरह खुश था जिसने स्क्रीन के सामने बैठकर जैकपॉट जीत लिया हो। लेकिन प्रलय आने में एक दिन से भी कम समय बचा था और वह अपने पिछले जीवन के दुखद अनुभवों को दोहराना नहीं चाहता था। चूंकि असंख्य स्वर्गों की पठन प्रणाली महाशक्तियों को निकाल सकती थी, तो वांग मिंगयांग ने चारों ओर देखा। वह अपने बटुए के बारे में बुरा महसूस नहीं कर सकता था, जिसमें 2 दशमलव स्थानों सहित 5 अंक भी नहीं थे, और सीधे टैक्सी स्टैंड की ओर दौड़ पड़ा। दरवाजा खोलते ही वांग मिंगयांग झटपट अंदर बैठ गया। ड्राइवर की सीट पर हाथ फेरते हुए उसने जल्दबाजी में कहा, ड्राइवर, प्रांतीय पुस्तकालय। मुझे 20 मिनट में वहां पहुंचा दो, मैं अतिरिक्त पैसे दूंगा। चलो चलें। बिल्कुल सही, डटे रहो। महिला ड्राइवर, जिसके मुंह में अभी भी सिगरेट लटक रही थी, ने उसकी आवाज सुनते ही सिगरेट का टुकड़ा खिड़की से बाहर थूक दिया। उसने कुशलता से गियर बदला, ब्रेक छोड़ा और तेजी से एक्सीलरेटर दबा दिया। टैक्सी ने जोरदार गर्जना की और तेजी से आगे बढ़ी। अप्रत्याशित रूप से झटके से वांग मिंगयांग गति के जबरदस्त बल से पिछली सीट पर दब गया। सड़क पर कई बार इधर उधर फिसलने के बाद टैक्सी तेजी से थर्ड रिंग एलिवेटेड हाईवे पर पहुंच गई। वांग मिंगयांग ने अपना कंधा सहलाते हुए उठकर सीट बेल्ट को कसकर बांध लिया और अंत में राहत की एक लंबी सांस ली। उसने रियरव्यू मिरर की ओर अंगूठा दिखाते हुए खुद को रोक नहीं पाया। महिला ड्राइवर मुस्कुराए, चिंता मत करो, मैं तुम्हें 15 मिनट से भी कम समय में वहां पहुंचा दूंगी। ठीक है, इस रफ्तार से तो मैं तुम पर भरोसा करता हूं। अगर हम सुरक्षित पहुंच गए तो मैं तुम्हें सीधे 100 रुपये दे दूंगा। वांग मिंगयांग बहुत स्पष्टवादी था। उसके लिए इस समय पैसे से कहीं अधिक मूल्यवान था, इसलिए उसे इस छोटी सी रकम की जरा भी परवाह नहीं थी। बस मुझे देखते रहिए, सब बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। मैं 20 साल से गाड़ी चला रही हूँ। महिला ड्राइवर की मुस्कान और चौड़ी हो गई, लेकिन वह ड्राइविंग पर और भी ज्यादा ध्यान देने लगी। वांग मिंगयांग ने भी बोलना बंद कर दिया। उसने अपने पास रखी 300 बच्चों के गीत की किताब उठाई और आंखों में थोड़ी सी उत्तेजना लिए उसे तेजी से पलटने लगा। बड़ा मुर्गा कितना सुंदर है। लाल मुकुट पहनता है, रंगीन कपड़े पहनता है। जब सुबह होती है तो वह मुर्गे की बांग देता है। सूर्य को शीघ्र उदय होने का आह्वान करना। डिंग। होस्ट ने 300 बच्चों के गीत पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। ई ग्रेड सुपर पावर प्रकाश तकनीक प्राप्त की जा रही है। क्या आप इसे आत्मसात करना चाहेंगे? इसे अपने अंदर मत लो, इसे किताबों की अलमारी में रख दो। वांग मिंगयांग ने ऊपर देखे बिना ही मन आदेश दे दिया। डिंग। प्रकाश तकनीक पुस्तक संग्रह में जोड़ दी गई है। कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें। होस्ट। छोटा कबूतर, शानदार कौशल, हजारों मील, घर से एक पत्र पहुंचाना। डिंग। होस्ट ने 300 बच्चों के गीत पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। ई ग्रेड सुपर पावर संचार तकनीक प्राप्त की जा रही है। क्या आप इसे आत्मसात करना चाहेंगे?
इसे किताबों की अलमारी पर रख दो। डिंग। संचार तकनीक पुस्तक संग्रह में शामिल हो गई है। कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें। होस्ट। इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर कितना जादुई है। फल और सब्जियां करीने से सजाई गई हैं। इसमें चिकन, बत्तख, मछली और मांस भरा हुआ है। इन्हें ताज़ा और अच्छा बनाए रखना पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। डिंग। होस्ट ने 300 बच्चों के गीत पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। ई ग्रेड सुपरपावर फ्रीजिंग तकनीक प्राप्त की जा रही है। क्या आप इसे आत्मसात करना चाहेंगे? इसे किताबों की अलमारी पर रख दो। डिंग। फ्रीजिंग टेक्निक पुस्तक संग्रह में शामिल हो गई है। कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें। होस्ट। डिंग। पानी के अंदर सांस लेने की तकनीक पुस्तक संग्रह में शामिल हो गई है। कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें। होस्ट। डिंग। लीप टेक्निक पुस्तक को बुकशेल्फ में जोड़ दिया गया है। कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें। होस्ट। डिंग। रेशम थूकने की तकनीक पुस्तक संग्रह में शामिल हो गई है। कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें। मेजबान। कुछ और गहन पढ़ें। हे हैश। ओह। लगभग 10 मिनट तक 300 बच्चों के गीत पढ़ने और 1 दर्जन से अधिक ई ग्रेड सुपरपावर इकट्ठा करने के बाद उसके दिमाग में एक अलग आवाज गूंजी, जिससे वांग मिंग्यान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। कुछ और गहन पढ़ना। सिस्टम थोड़ा गुस्से में लग रहा है। वांग मिंग्यांग ने चुपचाप 300 बच्चों के गीत बंद किए और उसे अपने बैग में रख लिया। हालांकि उसे जो महाशक्तियां मिली थीं वे काफी तुच्छ थीं, लेकिन इस किताब ने वास्तव में उसे पिछले जन्म में 5 साल तक जीवित रहने में मदद की थी। अगर अंत में उसके साथियों ने उसे धोखा न दिया होता तो शायद वह किसी तरह अपना गुजारा चला लेता। वांग मिंग्यांग के मन में अभी भी उस बच्चों की किताब के लिए भावनाएं थीं, जिसने 5 साल तक उनका साथ दिया था और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि पुनर्जन्म लेने और असंख्य स्वर्गों की पठन प्रणाली प्राप्त करने के बाद उन्हें वास्तव में अधिक शक्तिशाली महाशक्तियां प्राप्त करने के लिए गहन ग्रंथों का अध्ययन करने की आवश्यकता थी। यही सही मार्ग था। सिस्टम। क्या मैं इन्हीं ग्रेड सुपरपावर को फ्यूज करने का विकल्प चुन सकता हूं? डिंग। सम्मिलन संभव है, लेकिन इससे मिलने वाली महाशक्ति अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित होना ठीक है। सिस्टम। इन सभी दर्जन भर महाशक्तियों को आपस में मिला दो। वांग मिंग्यांग ने बिना किसी झिझक के उन्हें आपस में मिलाने का फैसला किया। डिंग। सम्मिलन विफल। अरे, ये असफल क्यों हो गया? वांग मिंग्यांग दंग रह गया। पहले ही प्रयास में असफल होना, क्या ये कोई धोखा तो नहीं था? डिंग। होस्ट के पास पढ़ने का पर्याप्त मान नहीं है। बुनियादी सम्मिलन के लिए 100 पढ़ने के मान अंक आवश्यक है और एक समय में अधिकतम 3 महाशक्तियों का सम्मिलन किया जा सकता है। होस्ट के पास वर्तमान में 1 पढ़ने का मान अंक है। धिक्कार है, मुझे पढ़ने का कुछ सार्थक हिस्सा चाहिए। पढ़ने का सार्थक हिस्सा क्या होता है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? डिंग। असंख्य स्वर्गों की पठन प्रणाली के लिए मेजबान को स्वयं अन्वेषण करना होगा। सब कुछ संभव है। तुम जीत गए। तो मुझे ये रीडिंग वैल्यू कैसे मिलेगी? वांग मिंग्यांग ने मन ही मन चिढ़ाते हुए बेबसी से पूछा। डिंग। पढ़ने का मूल्य होस्ट की पढ़ने की मात्रा पर निर्भर करता है। आप जितनी अधिक पुस्तकें पढ़ेंगे, पुस्तकों में ज्ञान का स्तर उतना ही अधिक होगा और आपकी समझ उतनी ही गहरी होगी, जिससे आपको पढ़ने का उतना ही अधिक मूल्य प्राप्त होगा। तो फिर सिर्फ 1 अंक ही क्यों है? डिंग। मेजबान ने 300 बच्चों के गीत को अच्छी तरह पढ़ लिया है और उसे गहराई से समझ लिया है, लेकिन चूंकि यह बच्चों की किताब है, इसलिए इसका ज्ञान स्तर बेहद कम है। मेजबान द्वारा पढ़ी गई यह पहली किताब होने के कारण प्रोत्साहन के तौर पर 1 पठन मूल्य अंक दिया गया है। वांग मिंग्यांग समझ गया। पढ़ने की मात्रा, ज्ञान की सामग्री और समझ की गहराई ही पढ़ने के मूल्य के स्रोत और आवश्यकताएं हैं। बच्चों की प्राथमिक पुस्तक के रूप में 300 बच्चों के गीत में ज्ञान की कमी थी। समझ चाहे कितनी भी गहरी हो, ये फिर भी वही थी। केवल 1 पठन मूल्य अंक मिलना अनुचित नहीं था, लेकिन वांग मिंग्यांग को ऐसा क्यों लग रहा था कि वह रोने ही वाला है। एक कमजोर छात्र होने के नाते, भले ही उसके पास एक व्यवस्थित प्रणाली थी, उसे अब से जी तोड़ पढ़ाई करनी होगी और हर चीज को अच्छी तरह समझना होगा। ये बहुत मुश्किल था। थोड़ा उदास। इस समय वांग मिंग्यांग के मन में बस यही सवाल उठ रहा था, कौन सी किताब किसी को प्रतिभाशाली बना सकती है? ऑनलाइन इंतजार कर रहा हूं, बहुत जरूरी है। ब्रेक की तेज आवाज आई और टैक्सी सड़क किनारे जोर से रुक गई। जड़त्व के कारण वांग मिंग्यांग का शरीर आगे की ओर झुक गया, लेकिन सीट बेल्ट ने उसे वापस अपनी सीट पर खींच लिया। आउच! कहते हुए उसने कराहते हुए अपना माथा पकड़ लिया। युवक, हम प्रांतीय पुस्तकालय पहुंच गए हैं। अधेड़ उम्र की महिला ड्राइवर ने पीछे मुड़कर हंसते हुए कहा।
ये रफ्तार वाकई प्रभावशाली थी, वह सचमुच 20 साल की अनुभवी ड्राइवर थी। वांग मिंग्यांग ने अपना सिर खुजाया और बाहर देखा। उसके दाहिनी ओर एक भव्य ऊंची इमारत खड़ी थी, जिसकी सीढ़ियों पर बड़े बड़े कांच के दरवाजे लगे थे। प्रांतीय पुस्तकालय का नाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। धन्यवाद आंटी, आपकी ड्राइविंग वाकई बहुत तेज है। उसने अपना फोन उठाया, भुगतान करने के लिए कोड को तेजी से स्कैन किया और तुरंत ही 100 युआन उसके खाते में स्थानांतरित हो गए। अपने बटुए में अचानक कम हुई रकम को देखकर वांग मिंग्यांग ने ड्राइवर को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया और जल्दी से कार से बाहर निकल गया। अपना ख्याल रखना, सुनिश्चित कर लेना कि तुम्हारे पास सब कुछ है। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। वांग मिंग्यांग सीढ़ियों पर कदम रखने ही वाला था कि वह रुक गया और टैक्सी की ओर वापस भागा। युवक, क्या तुम कुछ भूल गए हो? ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए और थोड़ा हैरान होकर पूछा। मैं अपना बैग पीछे भूल गया। वांग मिंग्यांग ने कार का दरवाजा खोला और अपना बैग निकाला। बैग में कोई महत्वपूर्ण सामान नहीं था, लेकिन पुस्तकालय आने पर उसे कुछ किताबें उधार लेने की आवश्यकता अवश्य होगी। बैकपैक रखना ज्यादा सुविधाजनक होगा। ड्राइवर ने उसके जाते हुए रूप को देखा और अपना सिर हिलाया। ये युवक यात्रा से थका हुआ लग रहा था, मानो कोई कॉलेज का छात्र अभी अभी समाज में प्रवेश कर रहा हो। आजकल के बच्चों के लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। ड्राइवर के दिल में एक टीस उठी जब उसे अपनी बेटी की याद आई, जिसने 3 साल पहले स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी, लेकिन अभी भी एक होटल में वेट्रेस के रूप में काम कर रही थी। जैसे ही उसने कुशलतापूर्वक कार स्टार्ट की, उसने धीरे से बुदबुदाया, मैं एक और रात की शिफ्ट में काम करूंगा और फिर कल एक अच्छा खाना बनाऊंगा। वांग मिंग्यांग मुख्य द्वार पर खड़ी थी। उसने पीछे मुड़कर उस टैक्सी को देखा जो अगले चौराहे पर पहले ही गायब हो रही थी, और वह आह भरे बिना नहीं रह सकी। कल दोपहर 12 बजे प्रलय आ जाएगी और ज़ोंबी प्रकोप शुरू होते ही अनगिनत लोग मारे जाएंगे। उस आंटी की ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, उन्होंने उसका काफी समय बचा लिया। मुझे उम्मीद है कि किस्मत उसका साथ देगी। लॉबी में जाने के लिए मुड़ते हुए वांग मिंग्यांग सोचने लगा कि वह किन श्रेणियों की किताबें खोजना चाहता है। टैक्सी में बिताए उन संक्षिप्त 10 मिनट से कुछ अधिक समय में उसने 1 दर्जन से अधिक कौशल सीख लिए थे और उसने सिस्टम के कुछ पैटर्न को मोटे तौर पर समझ लिया था। हालांकि निकाली गई महाशक्तियां काफी हद तक यादृच्छिक थीं, लेकिन वे आमतौर पर कुछ निश्चित सीमाओं के भीतर आती थीं। बबल टेक्निक शब्द द लिटिल गोल्डफिश से लिया गया है, क्योंकि लिटिल गोल्डफिश बुलबुले उड़ाती है। प्रकाश तकनीक वाक्यांश द लिटिल रूस्टर से लिया गया है, क्योंकि मुर्गा सूर्योदय के समय बांध देता है। संचार तकनीक शब्द द लिटिल करियर पिजन से लिया गया है, क्योंकि संदेशवाहक कबूतर स्वाभाविक रूप से संदेश पहुंचाते हैं। फ्रीजिंग तकनीक को द रेफ्रिजरेटर से लिया गया था, जिसे समझना और भी आसान था। आखिरकार रेफ्रिजरेटर का काम ही चीजों को जमाना है। रेशम कताई तकनीक के अलावा वह उस समय द लिटिल स्पाइडर पढ़ रहा था। स्पष्ट रूप से सिस्टम द्वारा प्राप्त की गई सभी महाशक्तियां उस विषय वस्तु से संबंधित थीं जिसे वह वर्तमान में पढ़ रहा था। इस दृष्टिकोण से देखें तो यदि वह शक्तिशाली महाशक्तियां प्राप्त करना चाहता था तो उसे विशेष रूप से संबंधित पुस्तकें पढ़नी आवश्यक थीं। अपने पिछले जीवन में मनुष्यों ने विभिन्न महाशक्तियों को जागृत किया था। उच्च स्तरीय ज़ोंबी और उत्परिवर्तित प्राणियों की विभिन्न विशेष क्षमताओं के संयोजन से मनुष्यों ने कई प्रमुख महाशक्ति प्रणालियों का सार प्रस्तुत किया: संवर्धन प्रणाली, मौलिक प्रणाली, मानसिक प्रणाली, रूपांतरण प्रणाली और रहस्यमय प्रणाली। वांग मिंग्यांग के साथ विश्वासघात होने से पहले सबसे शक्तिशाली मानव 2 काले और सफेद सम्राट, 5 सम्राट और 9 स्वर्गीय राजा थे। मानवता के शिखर पर खड़े ये 16 लोग 9वें स्तर या उससे भी ऊपर के शक्तिशाली अस्तित्व थे। सबसे शक्तिशाली काले और सफेद सम्राटों में से एक हुआशिया का काला सम्राट था, जिसने मौलिक प्रणाली से एस श्रेणी की अंधकार तत्व क्षमता को जागृत किया था। उसका पूरा शरीर काले कोहरे से ढका हुआ था और उसके पास अत्यंत घातक हमलों की एक अंतहीन श्रृंखला थी। दूसरा पश्चिमी संघ देश का श्वेत सम्राट था। कहा जाता है कि वह कभी प्रकाश के गिरजाघर का कट्टर अनुयायी था। उसने मौलिक प्रणाली से एस श्रेणी की प्रकाश क्षमता को जागृत किया। उसका शरीर पवित्र श्वेत प्रकाश से घिरा हुआ था, जो बाइबल के देवदूत के समान शक्तिशाली था। 5 सम्राट अलग अलग राष्ट्रीयताओं के थे। हुआशिया का केवल एक ही सम्राट था, ब्लेड सम्राट। उसकी विशिष्ट क्षमताएं अज्ञात थीं, लेकिन उसके हाथ में मौजूद वलय मूठ वाली तलवार आकाश में तलवार की रोशनी की बौछार कर सकती थी, जिससे द्वंद्वयुद्ध और सामूहिक युद्ध दोनों में सभी को कुचल दिया जाता था। शेष 4 सम्राटों में से 2 रहस्यवादी प्रणाली से, एक रूपांतरण प्रणाली से और एक प्रकाश प्रणाली से थे।
सभी ने अपनी महाशक्तियों को चरम सीमा तक विकसित कर लिया था और प्रत्येक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। 9 स्वर्गीय राजाओं में हुआशिया के पास 3 स्थान थे: बिजली तत्व, अंतरिक्ष गुण और संवर्धन प्रणाली। अन्य 6 राजाओं में 2 मानसिक प्रणालियां, एक अग्नि प्रणाली, एक संवर्धन प्रणाली, एक रूपांतरण प्रणाली और एक रहस्यमय प्रणाली शामिल थीं। सच तो यह है कि इन 16 महाशक्तियों के बीच बहुत कम ही लड़ाइयां हुईं। उनका मूल्यांकन मुख्यतः उच्च स्तरीय ज़ोंबी और उत्परिवर्तित जीवों के विरुद्ध उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया। लेकिन काले और सफेद सम्राटों की शक्ति निर्विवाद थी, जिसे 5 सम्राटों और 9 स्वर्गीय राजाओं सहित सभी ने मान्यता दी थी। वांग मिंग्यांग ने अपनी यादों को खंगाला। काले और सफेद सम्राटों की अद्वितीय शक्ति उनकी अपनी महाशक्तियों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। दरअसल सर्वनाश के बाद कई लोगों ने अंधकार तत्व और प्रकाश प्रणाली की महाशक्तियों को जागृत किया, लेकिन स्वर्ग के अंतर्गत केवल काले और सफेद सम्राट ही अजेय थे। किसी महाशक्ति की ताकत तो सिर्फ आधार थी, उसके बाद निरंतर विकास और उन्नति की आवश्यकता होती थी, और सुधार के लिए उसी प्रणाली के उत्परिवर्तित प्राणियों के क्रिस्टल कोर को लूटना पड़ता था। कहावत है, अंतरिक्ष ही राजा है, समय ही सर्वोपरि है। भाग्य छिपा हुआ है, जबकि कर्म ही सम्राट है। वांग मिंग्यांग ने एक बार समय प्रणाली की महाशक्ति से लैस एक शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में सुना था, फिर भी उसे ब्लेड सम्राट द्वारा मार गिराया गया, जो उस समय 8वें स्तर पर था। इससे यह बात बिल्कुल साबित हो गई कि किसी शक्तिशाली देश की ताकत पूरी तरह से महाशक्ति पर ही निर्भर नहीं करती। असंख्य स्वर्गों की पठन प्रणाली के समर्थन से पुनर्जन्म लेने के बाद वांग मिंग्यांग, जो अपने पिछले जीवन में केवल 5वें स्तर तक ही किसी तरह पहुंच पाया था, अभी भी अपनी प्रतिभा के बारे में यथार्थवादी दृष्टिकोण रखता था। फिलहाल वह केवल कुछ ऐसी महाशक्तियों को हासिल करना चाहता था जो शुरुआती चरणों में बेहद शक्तिशाली थीं, अन्यथा उसे उन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास नहीं था। अंतरिक्ष, समय, अंधकार और प्रकाश, ये महाशक्तियां जो प्रारंभिक चरणों में अपेक्षाकृत शक्तिशाली थीं, वांग मिंग्यांग की पहली पसंद थीं। प्रारंभिक चरणों में अग्नि, बिजली, गुरुत्वाकर्षण, धातु नियंत्रण और पशु रूपांतरण भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। सबसे रहस्यमय, भ्रमपूर्ण वास्तविकता और नियमों की अभिव्यक्ति, वह उन्हें और भी अधिक जानना चाहता था, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनसे संबंधित किताबें कौन सी हैं। पुस्तकालय में लोगों के आराम करने और पढ़ने के लिए कई मेजें और कुर्सियां थीं। चूंकि अभी भी इंटरनेट संचार मौजूद था, वांग मिंग्यांग ने एक कुर्सी ढूंढी, लापरवाही से 300 बच्चों के गीत को मेज पर रखा और अपने फोन पर विभिन्न पुस्तकों की खोज शुरू कर दी। समय का संक्षिप्त इतिहास, अंतरिक्ष का उत्पादन, आयामी अंतरिक्ष, समतल भूमि। समय और अंतरिक्ष से संबंधित इन पुस्तकों के शीर्षकों को देखकर वांग मिंग्यांग को सिरदर्द होने लगा। इन किताबों में से उन्हें समय का संक्षिप्त इतिहास के बारे में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और वे जानते थे कि इसे प्रसिद्ध श्री हॉकिंग ने लिखा है, लेकिन उन्होंने वास्तव में इसे कभी पढ़ा नहीं था। हालांकि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। यदि उन्हें अंतरिक्ष या समय प्रणाली की महाशक्तियों का पता लगाना था, तो संभवतः उन्हें इन्हीं किताबों से शुरुआत करनी होगी। आग, बिजली, गुरुत्वाकर्षण और धातु से संबंधित कई विज्ञान पुस्तकें थीं, जो समय और स्थान से संबंधित पुस्तकों की तुलना में समझना निश्चित रूप से आसान थीं। लेकिन वांग मिंग्यांग को लगा कि चूंकि वह दूसरा जीवन जी रहा है, इसलिए उसे कुछ महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए। उसने चारों ओर देखा और लॉबी में एक काउंटर देखा जिसके पीछे कई पुस्तकालयाध्यक्ष खड़े थे। वांग मिंग्यांग ने अपना बैग उठाया, उसमें 300 बच्चों के गीत रखे और काउंटर की ओर चल पड़ा। हाँ, हेलो, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? पोनीटेल वाली वर्दी पहने एक लड़की काउंटर के पीछे से झांकती हुई वांग मिंग्यांग को हैरानी से देखने लगी। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। हालांकि उसकी आंखों में सुखद आश्चर्य की झलक अभी भी छिपी हुई थी। उसकी आंखें चमकीली, दांत सफेद और त्वचा गोरी थी। काम की वर्दी में भी उसका आकर्षक शरीर छुपा नहीं था। उसका युवा और सुंदर चेहरा देखकर वांग मिंग्यांग की आंखें चमक उठी, क्योंकि वह प्रलय के समय महिलाओं के अस्त-व्यस्त रूप को देखने का आदी था। अजीब बात यह थी कि उसे इस लड़की के साथ एक हल्की सी परिचितता का एहसास हुआ, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद भी वह ये नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों था। नमस्ते, मुझे ये कुछ किताबें ढूंढनी हैं। वांग मिंग्यांग ने जल्दी से कई किताबों के नाम गिनाए। हालांकि उसके सामने खड़ी लड़की खूबसूरत थी, लेकिन समय कम था और उसे उसकी सुंदरता निहारने की कोई इच्छा नहीं थी। ठीक है, कृपया एक पल रुकिए। लड़की ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और जल्दी से कंप्यूटर चलाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। कुछ देर बाद लड़की ने ऊपर देखा और क्षमा मांगते हुए कहा, आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा करें।
अंतरिक्ष का निर्माण फिलहाल उपलब्ध नहीं है। आप तीसरी मंजिल पर प्राकृतिक विज्ञान अनुभाग में समय का संक्षिप्त इतिहास, तीसरी मंजिल पर गणितीय, भौतिक और रासायनिक विज्ञान अनुभाग में आयामी अंतरिक्ष और चौथी मंजिल पर साहित्य और कला अनुभाग में समतल भूमि पा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। वांग मिंगयांग ने सिर हिलाया। हालांकि एक कम था, लेकिन ये 3 उसके पढ़ने के लिए काफी होने चाहिए। आखिरकार प्रलय आने में केवल 20 घंटे ही शेष थे। इतने कम समय में उसे किताबें खत्म करनी थी और महाशक्तियों को प्राप्त करने से पहले एक निश्चित स्तर की समझ हासिल करनी थी। उसके जैसे गरीब छात्र के लिए यह एक बहुत बड़ा काम था। बेशक वह पहले ऐसी किताबें भी पढ़ सकता है जो पढ़ने की गति या समझ को बेहतर बना सके। शायद वह उन क्षेत्रों में सहायक महाशक्तियों को प्राप्त कर सके। इससे पढ़ने की प्रक्रिया कहीं अधिक कुशल हो जाएगी। दुर्भाग्यवश समय बहुत कम बचा होने के कारण वांग मिंगयांग ने पुनर्विचार किया और फैसला किया कि आत्मरक्षा के लिए पहले 1 या 2 महाशक्तियां प्राप्त करना बेहतर होगा। जब तक वह जीवित रह सकता है, तब तक उसके पास अपनी पढ़ने की गति और समझने की क्षमता में सुधार करने के लिए पर्याप्त समय होगा। आपका स्वागत है, आशा है आपको पढ़ने में आनंद आएगा। लड़की ने मुस्कुराते हुए और थोड़ा झुककर जवाब दिया। जैसे ही वांग मिंगयांग जाने के लिए मुड़ी, लड़की के चेहरे पर धीरे धीरे एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई और वह सीधी खड़ी हो गई। तेजी से तीसरी मंजिल पर चढ़ते हुए वांग मिंगयांग ने आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया। विशाल पुस्तकालय किताबों की अलमारियों की कतारों से भरा हुआ था। ज्ञान के सागर में जल्द ही गोता लगाने के विचार से वह अपने होठों के कोने को फड़कने से रोक नहीं सका। प्राकृतिक विज्ञान अनुभाग को ढूंढते ही वांग मिंगयांग ने तेजी से खोजना शुरू कर दिया। प्रांतीय पुस्तकालय होने के नाते अंदर मौजूद पुस्तकों की विशाल संख्या किसी सागर के समान थी। प्राकृतिक विज्ञान अनुभाग अकेले ही 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था। वांग मिंगयांग ने 2 क्षेत्रों में 10 मिनट से अधिक समय तक खोजबीन करने के बाद आखिरकार 2 किताबें पाईं। फिर वह चौथी मंजिल तक दौड़ा और काफी देर तक खोजता रहा। आखिरकार उसे आखिरी चीज फ्लैटलैंड मिल गई। तीसरी मंजिल पर स्थित पठन क्षेत्र में लौटकर वांग मिंगयांग ने एक कुर्सी ढूंढी और बैठ गया। अपने सामने रखी 3 पुस्तकों को देखते हुए उसने ध्यानपूर्वक विचार किया कि पहले कौन सी पुस्तक पढ़नी है। समय का संक्षिप्त इतिहास प्रसिद्ध था, लेकिन इसकी विषय वस्तु केवल स्थानिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं थी। इसमें समय, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, क्वांटम यांत्रिकी और अन्य विषयों को भी शामिल किया गया था। वांग मिंगयांग ने पहले ऑनलाइन खोज करते समय इन विषयों की कुछ हद तक समझ हासिल कर ली थी। वास्तव में फ्लैटलैंड एक विज्ञान कथा उपन्यास था, इसलिए इसे साहित्य की श्रेणी में रखा गया था। कुछ देर सोचने के बाद वांग मिंगयांग की नज़र आयामी अंतरिक्ष पर पड़ी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर वह किताब उठाई जिसमें अंतरिक्ष का गणितीय और ज्यामितीय दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया था। एक गहरी सांस लेकर वे अध्ययन में लीन होने के लिए तैयार हो गए। डायमेंशनल स्पेस का पूरा शीर्षक फ्रॉम 0 डायमेंशनल स्पेस टू 4 डायमेंशनल स्पेस होना चाहिए था, और यह उसी नाम का दूसरा उपन्यास नहीं था। वांग मिंगयांग को यह अच्छी तरह समझ में आ गया था कि सर्वनाश की स्थिति में जीवित रहने और आक्रमण करने के लिए कौन सी क्षमताएं सबसे अच्छी होंगी। अंतरिक्ष संबंधी क्षमताओं में निश्चित रूप से वे शामिल होंगी। चाहे वह भंडारण स्थान बनाना हो या टेलीपोर्टेशन, कटिंग या विरूपण के लिए स्थान में हेरफेर करने जैसी क्षमताएं हो, सभी बेहद शक्तिशाली थीं। अगर वह इनमें से एक को भी विकसित कर लेता है तो ये जीवन भर के लिए असीम रूप से उपयोगी होगा। अगर यह भंडारण स्थान होता तो और भी बेहतर होता। वह ऑनलाइन लोन लेकर जरूर पागल हो जाएगा और कल सुबह खरीदारी करने के लिए सीधे किसी बड़े सुपरमार्केट में चला जाएगा। दरअसल उसे कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह छिपने के लिए एक बड़ा सुपरमार्केट ढूंढ सकता है और जब प्रलय आ जाए तो वह पूरे सुपरमार्केट को ही अपने साथ ले जा सकता है। वांग मिंगयांग अपने हाथ में मौजूद किताब को ध्यान से पढ़ रहा था और हर शब्द और वाक्य को समझने की पूरी कोशिश कर रहा था, इसलिए समय धीरे धीरे बीत रहा था। लेकिन ये सब भी उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। आखिरकार वह लिबरल आर्ट्स का छात्र था और उसके हाई स्कूल के ग्रेड भी बहुत अच्छे नहीं थे। 2 घंटे बीत गए। आयामी स्थान शब्द की शब्द संख्या वास्तव में इतनी अधिक नहीं थी। वांग मिंगयांग एक एक शब्द पढ़ता गया, विषय वस्तु को समझने की कोशिश करता रहा और धीरे धीरे जितना हो सके उतना समझने का प्रयास करता रहा। दरअसल एक आधुनिक व्यक्ति होने के नाते वह त्रि-आयामी अंतरिक्ष की अवधारणा को कुछ हद तक समझता था। लेकिन जब बात 4 आयामी अंतरिक्ष तक पहुंच गई तो वह पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करने लगा। जब आखिरकार वह आखिरी पन्ना पलटने में कामयाब हो गया और धीरे से किताब बंद कर दी तो उम्मीद के मुताबिक सिस्टम प्रॉम्प्ट आ गया। डिंग।
होस्ट द्वारा आयामी स्थान की पहली रीडिंग का पता चला। एस रैंक सुपर पावर स्पेस कटिंग फ्रैगमेंट जोड़ 1 प्राप्त हुआ। स्पेस कटिंग सुपर पावर 1/10। इनाम रीडिंग मूल्य 1000 अंक। एस रैंक, ये सचमुच एस रैंक है। बहुत बढ़िया। वांग मिंगयांग ने किताब को केवल एक बार पढ़ा था, उसे वास्तव में एक स्थानिक महाशक्ति प्राप्त करने की उम्मीद नहीं थी। और इसका तुरंत एस रैंक होना एक बहुत ही सुखद आश्चर्य था। एस रैंक, उसकी पिछली ई रैंक महाशक्ति की तुलना में यह एक चमकदार चंद्रमा की तुलना में जुगनू के समान था। वांग मिंगयांग 1000 अंकों के पठन मूल्य से काफी संतुष्ट थे। इस तरह वह उन बेकार ई रैंक सुपर पावर को आपस में मिला सकता था। लेकिन आखिर ये स्पेस कटिंग टुकड़ा क्या था? अरे सिस्टम, आपने पढ़ने लायक काफी सामग्री दी, लेकिन यह एक अंश क्यों है? इस पुस्तक में दी गई जानकारी को मध्यवर्ती स्तर का माना जाता है। इसके अलावा इसे पढ़ने के बाद होस्ट को केवल कुछ ही अंश समझ में आया, इसलिए इससे प्राप्त सुपर पावर अपूर्ण है। हे भगवान, फिर मुझे पूरी स्थानिक महाशक्ति प्राप्त करने के लिए इसे कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? वांग मिंगयांग घबरा गया। कितनी बार पढ़ना है यह महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य बात है होस्ट की समझ का स्तर। हालांकि होस्ट की समझ का स्तर कम होने के कारण ये सिस्टम सुझाव देता है कि होस्ट इसे कई बार पढ़े ताकि उसकी समझ गहरी हो सके। किसी किताब को 100 बार पढ़ने से उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। वांग मिंगयांग का चेहरा काली रेखाओं से ढका हुआ था। असल में व्यवस्था उसका मजाक उड़ा रही थी। क्या एक बुरे छात्र के पास कोई मानवाधिकार नहीं होते? अच्छा, यदि वह इस अंतरिक्ष भेदन क्षमता को पूरी तरह से प्राप्त करना चाहता है, तो आदर्श स्थिति में उसे शायद इस पुस्तक को लगभग 10 बार और पढ़ना होगा। भूल जाओ मेरी एस रैंक सुपर पावर के लिए। मैं अपना सब कुछ झोंक दूंगा। अपने पेट की गुड़गुड़ाहट को नजरअंदाज करते हुए वांग मिंगयांग ने पूरी एकाग्रता से किताब को पढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। यही इस बात का आधार था कि क्या वह भविष्य में वापसी कर पाएगा। शाम के रात के 9:30 बजे तक, जब पुस्तकालय बंद होने ही वाला था, तब जाकर वांग मिंगयांग ने अनिच्छा से ऊपर देखा। स्थान काटने की महाशक्ति 810 100 पठन मूल्य अंक प्राप्त करें। वह आखिरी 2 बिंदुओं पर अजीब तरह से अटक गया था। लगातार 2 बार और पढ़ने के बाद भी वह उन्हें समझने में सफल नहीं हो पाया था। इस बीच उनका रीडिंग स्कोर 1801 अंक पर स्थिर रहा। ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक पुस्तक के लिए केवल पहली बार पढ़ने से ही काफी पठनीय मूल्य प्राप्त होता था, बाद में पढ़ने से बहुत कम लाभ मिलता था। पढ़ने में आसानी न होने का अफसोस जताते हुए वांग मिंगयांग उठ खड़ा हुआ और 3 किताबें लेकर सीढ़ियों से नीचे चला गया। पुस्तकालय बंद हो रहा था, इसलिए वह वहां और नहीं रुक सकता था। वह पहले केवल किताबें वापस ले सकता था और महाशक्ति हासिल करने का काम बाद में पूरा कर सकता था। बाहर निकलते समय एक इलाके से गुजरते हुए उसने ऊपर देखा और उसे प्राकृतिक विज्ञान अनुभाग दिखाई दिया। वांग मिंगयांग ने ध्यानपूर्वक सोचा और एहतियात के तौर पर आग, बिजली और धातु से संबंधित 3 और किताबें अपने साथ ले जाने का फैसला किया। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय वांग मिंगयांग के मन में अचानक एक सवाल आया। असंख्य स्वर्गों की पठन प्रणाली को महाशक्तियों को प्राप्त करने के लिए पढ़ने की आवश्यकता थी। क्या उसे प्रलय के बाद हर जगह लगातार किताबों की तलाश करने की आवश्यकता थी? क्या इन पुस्तकों को पढ़ने से भी महाशक्तियां प्राप्त हो सकती हैं और पढ़ने के मूल्य को पुरस्कृत किया जा सकता है? डिंग, ये प्रणाली परंपरा पर जोर देती है। कृपया भौतिक पुस्तकें पढ़ें। धिक्कार है, क्या तुम समय के साथ कदम नहीं मिला सकते? वांग मिंगयांग ने मन ही मन बहुत शिकायत की। चूंकि ई पुस्तकें उपलब्ध हैं, सिस्टम, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इन पुस्तकों को अपने साथ यहां ले जा सकूं? डिंग, सिस्टम में फिलहाल भौतिक भंडारण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालांकि पठन क्षमता का उपयोग करके सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है। अगले स्तर पर होस्ट के पढ़ने के लिए विभिन्न पुस्तकों को स्कैन और स्टोर करने की सुविधा उपलब्ध होगी। वांग मिंगयांग की आंखें चमक उठीं। अपग्रेड करने के लिए पढ़ने का कितना कौशल आवश्यक है? डिंग, पहले चरण के अपग्रेड के लिए आवश्यक रीडिंग वैल्यू 10,000 पॉइंट्स है। होस्ट की वर्तमान रीडिंग वैल्यू 1801 पॉइंट्स है। हे भगवान, 10,000 अंक! ये तो आयामी स्थान को पहली बार पढ़ने जितनी ही कठिनाई वाली कम से कम 10 किताबें पढ़ने के बराबर है। और उस एक किताब को पढ़ने में 3 घंटे लगे, 10 किताबों को पढ़ने में कम से कम 30 घंटे लगेंगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फट जाएगा। पुस्तकालयों की छानबीन करने पर पता चला कि प्रमुख शहरी पुस्तकालयों के अलावा इतनी बड़ी संख्या में पुस्तकें रखने वाले एकमात्र स्थान विभिन्न विश्वविद्यालयों के विशाल पुस्तकालय ही थे। शिन्हुआ बुक स्टोर जैसी जगहों पर मुख्य रूप से टेस्ट पेपर, परीक्षा के प्रश्न और उपन्यास की साज सज्जा ही मिलती थी।
वे प्रमुख पुस्तकालयों से बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकते थे। यदि वांग मिंग्यान को प्रारंभिक चरणों में अपनी शक्ति बढ़ानी थी तो उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी अधिक किताबें पढ़नी होंगी। लेकिन कल दिन के समय विश्वविद्यालय के पुस्तकालय निश्चित रूप से छात्रों से भरे होंगे, जो भी प्रकोप होने पर खतरे का स्तर बहुत अधिक होगा। ऐसा लग रहा था कि उसे कल यहाँ वापस आना पड़ेगा। सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद वह सभी किताबों को स्कैन करेगा और अपने साथ ले जाएगा। वांग मिंग्यांग ने किताबों के उस चकाचौंध भरे संग्रह को देखा। ये महज किताबें नहीं थीं, बल्कि ये तो मानो महाशक्तियों का भंडार थी। अपने होठों से टपकती लार को पोंछते हुए वांग मिंग्यांग मुड़ा और मन ही मन एक मौन प्रतिज्ञा करते हुए नीचे की लॉबी की ओर चल पड़ा। आज रात नींद नहीं आएगी। मुझे स्पेस कटिंग के सारे टुकड़े इकट्ठा करने होंगे। लॉबी काउंटर पर वही खूबसूरत लड़की अभी भी खड़ी थी। वांग मिंग्यांग ने कई किताबें नीचे रख दी। सुंदर लड़की द्वारा उसके लिए ऋण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसने उसे धन्यवाद दिया। उसने उसके झिझकते हुए चेहरे पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने किताबों को अपने बैग में ठूंस दिया और दरवाजे से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया। ये बेवकूफ, लगता है उसे मैं याद ही नहीं हूं। बस देखते रहो, जब मैं घर पहुंचूंगी और मां से तुम्हारा किराया बढ़वा दूंगी। सुंदर लड़की ने वांग मिंग्यांग के व्यवहार से बेहद असंतुष्ट होकर गुस्से में पैर पटका। लड़की की प्रतिक्रिया से पूरी तरह अनजान वांग मिंग्यांग का दिमाग अंतरिक्ष रेखाओं 2D और 3D जैसी अवधारणाओं से भरा हुआ था। एस रैंक स्पेस कटिंग निस्संदेह एक अत्यंत शक्तिशाली आक्रामक महाशक्ति थी। अगर वह प्रलय आने से पहले इसे पूरी तरह से निकाल लेता तो उसके पास एक अविश्वसनीय शुरुआती स्थिति होती। उसने पहले भी 7वें दर्जे के एक विशेषज्ञ में यह महाशक्ति देखी थी। हाथ के हल्के से इशारे से ही अर्धचंद्राकार आकार की एक स्थानिक दरार आगे बढ़ जाती थी। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काटकर निगल जाता। कोई भी इस्पात या तेज धार वाला ब्लेड इसका सामना नहीं कर सकता था। यह सचमुच बेहद भयानक था। सर्वनाश के शुरुआती चरणों में यह आक्रामक महाशक्ति आसानी से ज़ोंबी को मार सकती थी, बशर्ते वह स्पेस ब्लेड को इस तरह नियंत्रित करे कि क्रिस्टल कोर को नुकसान न पहुंचे। अपने पिछले जीवन की बेबसी ने वांग मिंग्यांग की इस लालसा को और भी बढ़ा दिया। आसपास देखते हुए उसे मेट्रो स्टेशन का प्रवेश द्वार मिला और वह तेजी से अंदर भाग गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह सबवे में चढ़ा, चुपचाप टेक लगाने के लिए एक कोना ढूंढा और अपने हाथों में पकड़ी किताब को पढ़ना जारी रखा। डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। लगभग सभी लोग अपने फोन में कुछ न कुछ देख रहे थे। वांग मिंग्यांग की तरह किसी और के पास किताब नहीं थी, जिसकी वजह से आसपास के लोग बार बार उसकी तरफ देख रहे थे। 20 मिनट से भी अधिक समय बाद मेट्रो आखिरकार उसके स्टेशन पर पहुंची। वांग मिंग्यांग ने एक गहरी सांस ली, किताब बंद की और बाहर निकल गया। स्थान काटने की महाशक्ति 910 100 पठन मूल्य अंक का पुरस्कार। अंततः आयामी अंतरिक्ष के रहस्यों पर बार बार विचार करने के बाद उसने एक और टुकड़ा निकाल लिया था। अब वह अंतरिक्ष को काटने की महाशक्ति को पूरी तरह से हासिल करने से केवल एक कदम दूर था। लेकिन वांग मिंग्यांग को हल्का सा आभास हो रहा था कि आज रात का यह आखिरी कदम शायद इतना आसान न हो। किताब की विषय वस्तु के बारे में सोचते हुए वह अपने किराए के कमरे की ओर चल पड़ा और अंततः एक शहरी गांव में पहुंच गया। उसके पेट में गुड़गुड़ाहट तेज होने लगी। वांग मिंग्यांग दौड़कर एक रात्रि बाजार की दुकान पर गया। वहां से उसने एक थाली फ्राइड राइस और कुछ बारबेक्यू सीखें मंगवाई। रात्रि बाजार की चकाचौंध भरी रोशनी के बीच वांग मिंग्यांग एक पल भी नहीं रुका और उसने एक किताब खोली, लेकिन इस बार उसने समय का संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक खोली। ओल्ड हॉकिंग की इस किताब में और भी अधिक ज्ञान समाहित था। उन्होंने आयामी स्थान को पहले ही कई बार पढ़ा था और हमेशा अंतिम कड़ी पर अटक जाते थे। वांग मिंग्यांग ने कुछ अलग करने का फैसला किया और ओल्ड हॉकिंग की ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि इससे उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन यह किताब 1 लाख से अधिक शब्दों की थी। वांग मिंग्यांग पूरी रात जागने के लिए तैयार था। आखिरकार केवल 14 घंटे ही बचे थे। एक और महाशक्ति हासिल करना भी अच्छा होगा। बारबेक्यू और फ्राइड राइस खाते हुए वह किताब के पन्ने पलट रहा था। इस समय दूसरों की नजरों में वांग मिंग्यांग पूरी तरह से किताबी कीड़ा था। फ्राइड राइस खत्म करने के बाद वांग मिंग्यांग ने जल्दी से भुगतान किया और अपनी किताबें पकड़े हुए खड़ा हो गया और बिना रुके अपने किराए के कमरे की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में उसकी आंखों के सामने एक 5 मंजिला आवासीय इमारत दिखाई दी। भूतल पर एक किराना स्टोर था, जिसके अंदर एक शांत दिखने वाली महिला बैठी थी। वांग मिंग्यांग को पास आते देख महिला ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कहा, मिंग्यांग, तुम इतनी देर से लौटे हो।
आंटी लियू, मैं अभी अभी व्यापारिक यात्रा से लौटी हूँ। आपने अभी तक दुकान बंद नहीं की। वांग मिंगयांग अभी भी जगह की कमी के बारे में सोच ही रहा था। उसकी आवाज सुनकर वह एक पल के लिए चौंक गया, फिर ऊपर देखकर मुस्कुराया। अभी तो 10 बज ही चुके हैं, मैं थोड़ी देर और खुली रहूंगी। आंटी लियू के चेहरे पर मुस्कान थी। वांग मिंगयांग ने कल होने वाली प्रलय के बारे में सोचा। अगर वह आज रात सारे टुकड़े इकट्ठा नहीं कर पाया तो शायद उसे कई दिनों तक अपने कमरे में ही बंद रहना पड़ेगा। वह सीधे किराना स्टोर में गया और उसने पैकेट बंद खाने का सामान, मिनरल वाटर और सिगरेट के 2 कार्टन खरीद लिए। उसने अपने वीचेट खाते में बचे थोड़े से पैसे खर्च कर दिए और आंटी लियू ने उसे कुछ युआन की छूट भी दे दी ताकि उसका खर्च पूरा हो जाए। मिंगयांग, तुम इतनी सारी चीजें क्यों खरीद रहे हो? अगर तुम्हें खाने पीने की कोई चीज चाहिए तो मुझे बता देना। अपने कमरे में इतना सब कुछ रखने की कोई जरूरत नहीं है। वांग मिंगयांग को 500-600 युआन का सामान खरीदते देख आंटी लियू ने थोड़ा सा मुंह बनाया और उसके लिए थोड़ी चिंता महसूस की। कोई बात नहीं आंटी लियू, उन्हें घर पर रखने का मतलब है कि मैं जब चाहूं तब खा सकती हूं और मुझे आपको परेशान नहीं करना पड़ेगा। क्या परेशानी है? बस कुछ सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़नी उतरनी है। जी हाँ आंटी लियू, मैं पहले ऊपर जाती हूँ। आपको जल्दी आराम कर लेना चाहिए। भुगतान करने और सामान का ढेर पकड़ने के बाद वांग मिंगयांग ने अभिवादन किया। ठीक है, जल्दी आराम कर लो। आंटी लियू ने सिर हिलाया, अब और जिद नहीं की। वांग मिंगयांग ने गलियारे का दरवाजा खोलने के लिए मुड़ा और अंदर कदम रखा। आंटी लियू इस छोटे से आवासीय भवन की मालकिन थी। पहली मंजिल पर एक दुकान थी जबकि दूसरी से चौथी मंजिलें पास के कॉलेज के छात्रों को किराए पर दी गई थी। वह 5वीं मंजिल पर रहती थी जिसमें एक छोटी सी छत वाली बालकनी भी थी। वह दयालु स्वभाव की थी और किराया भी उचित था, इसलिए स्थानीय कॉलेज के छात्रों के बीच उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। वांग मिंगयांग अपने सीनियर ईयर की इंटर्नशिप के दौरान यही रहता था। हालांकि वह अक्सर जल्दी निकल जाता था और देर से लौटता था, इसलिए मकान मालकिन आंटी लियू के साथ उसका ज्यादा मेलजोल नहीं था। वांग मिंगयांग की यादों में आंटी लियू की एक बेटी थी जिसे उसने यहाँ लगभग 2 साल रहने के दौरान कुछ ही बार देखा था। अपने पिछले जीवन में ज़ॉम्बी के प्रकोप के पहले सप्ताह के दौरान वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था और मरने से पहले उसने आंटी लियू को फिर कभी नहीं देखा था। उसने मान लिया था कि या तो वह ज़ॉम्बी बन गई थी या उसे खा लिया गया था। एक हल्की सी आह भरकर वांग मिंगयांग तीसरी मंजिल पर लौट आया। उसने चाबी निकाली और दरवाजा खोला। सामने एक जाना पहचाना छोटा सा अपार्टमेंट था जिसमें एक संलग्न बाथरूम भी था। उसने अभी अभी खरीदी हुई सारी चीजें कोने में रख दी, दरवाजा बंद किया और छोटा सा ताला लगा दिया। वांग मिंगयांग ने गंभीरता से दीवार से लगी छोटी सी मेज पर कई किताबें रखीं, बैठ गया, गहरी सांस ली और आज रात के पढ़ने के सफर की शुरुआत की। समय का संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक खोलकर वांग मिंगयांग ने पिछले अध्याय से पढ़ना जारी रखा। वस्तुओं की गति के बारे में हमारे वर्तमान विचार से चले आ रहे हैं। कुछ देर बाद ऊंची पोनीटेल वाली एक सुंदर लड़की ने अपनी गुलाबी इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक किराना स्टोर के सामने रोक दिया। उसने कुशलता से इंजन बंद किया, स्कूटर से उतरी, अपना प्यारा गुलाबी हेलमेट उतारा और दुकान के अंदर जोर से माँ की आवाज लगाई। आंटी लियू ने ऊपर देखा और लड़की को देखकर उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। छोटी मछली, तुम्हारी छुट्टी हो गई है। छोटी मछली का नाम सू यू था। उसके पिता एक पुलिसकर्मी थे जिनकी दुर्भाग्यवश एक गिरफ्तारी अभियान के दौरान वीरतापूर्वक मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार सू यू बचपन से ही अपनी मां पर निर्भर थी और वे दोनों किराए और छोटी सी दुकान से होने वाली कमाई से अपना जीवन यापन करती थीं। जी हाँ माँ, क्या आपने भाई मिंगयांग को देखा? सू यू ने पीछे मुड़े बिना स्कूटर को गलियारे में धकेलते हुए पूछा। मिंगयांग अभी अभी लौटा है। आप अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रही हैं? आंटी लियू थोड़ी हैरान थी। ओह, आज दोपहर लाइब्रेरी में मेरी उससे मुलाकात हो गई, लेकिन उस बेवकूफ ने मुझे पहचाना ही नहीं। सू यू ने अपने चेरी जैसे लाल होठों को सिकोड़ा और बाहर से तीसरी मंजिल की खिड़की की ओर देखा। बत्ती जलती देख वह आखिरकार सुविधा स्टोर में लौट आए। ओह, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मैंने उसे किताब लेकर वापस आते देखा। पता चला कि वह पुस्तकालय से किताबें उधार लेने गया था। आंटी लियू ने बात समझकर सिर हिलाया और अपनी बेटी के माथे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे बेवकूफ लड़की, तुम उसे ऐसा कैसे कह सकती हो? मिंगयांग आमतौर पर काम में व्यस्त रहता है, जल्दी निकल जाता है और देर से लौटता है। उसने तुम्हें कई बार नहीं देखा है, इसलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि उसने तुम्हें पहचाना नहीं। आह माँ, मेरे सिर में उंगली मत डालो।
इससे मैं बेवकूफ बन जाऊंगा। सू यू ने अपना माथा ढांक लिया, आगे बढ़कर आंटी लियू की बाह पकड़ ली और नखरे से बोली, क्या तुम पहले से ही काफी बेवकूफ नहीं हो? मुझे नहीं लगता कि अगर मैं तुम्हें छेड़ूं भी नहीं तो तुम और समझदार हो जाओगे। आंटी लियू ने बनावटी घृणा का भाव दिखाने की थोड़ी कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में गहरा स्नेह भरा हुआ था। माँ, आप अपनी ही बेटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी किया है। मैं तुमसे अब और बात नहीं कर रही। मैं ऊपर जाकर हाथ मुंह धो लेती हूँ। आज मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे कल काम पर भी जाना है। सू यू ने चिढ़कर आंटी लियू की बाह झटक दी, मुंह फुलाया और अपनी पोनीटेल लहराते हुए ऊपर की ओर दौड़ पड़ी। अरे धीरे चलो, गिर मत जाना। सू यू को इतनी तेजी से मुड़कर भागते देख आंटी लियू घबराकर चिल्ला उठी। सू यू ने पीछे मुड़े बिना हाथ हिलाया और गलियारे में गायब हो गई। आंटी लियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उनकी बेटी का आवेगी स्वभाव संभवतः उसे अपने पिता से विरासत में मिला था। नीचे से आंटी लियू की आह को अनसुना करते हुए सू यू उछलती हुई सीढ़ियों से ऊपर चली गई और तीसरी मंजिल के पास पहुंचते ही उसने अपनी गति धीमी कर दी। वह तीसरी मंजिल पर गई और सीढ़ियों के दाहिनी ओर एक दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे की दरार से हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। सू यू एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन दरवाजा खटखटाने की इच्छा को दबा लिया। उसने मुंह बनाया, धीरे से हम्फ की आवाज निकाली और ऊपर की ओर जाने लगी। थोड़ी देर बाद पांचवीं मंजिल के कमरे से पानी के छपछपाने की आवाज आई। देर रात वांग मिंग्यांग ने अपना सिर उठाया और असहाय भाव से अपनी कनपटी रगड़ी। अभी अभी सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज आई, लेकिन उसकी सामग्री ने वांग मिंग्यांग को कुछ हद तक निराश कर दिया। डिंग, पता चला कि होस्ट ने समय का संक्षिप्त इतिहास पहली बार पढ़ा है। ए ग्रेड सुपर पावर स्थानिक भंडारण अंश जोड़ 1 निकाला गया। स्थानिक भंडारण सुपर पावर 1/8। इनाम 10,000 पठन मूल्य अंक। पढ़ने का अनुभव उनकी उम्मीदों से कहीं बेहतर था। पहली बार पढ़ने पर ही 10,000 अंक प्राप्त करना वाकई शानदार था। ये रीडिंग वैल्यू सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए पहले से ही पर्याप्त थी। ओल्ड हॉकिंग की किताब वाकई प्रभावशाली थी। सर्वनाश की स्थिति में ए ग्रेड स्थानिक भंडारण महाशक्ति बहुत व्यावहारिक थी, लेकिन अभी उसे अंतरिक्ष काटने वाले टुकड़ों की अधिक आवश्यकता थी। इसके अलावा स्थानिक भंडारण भी टुकड़ों में था। अगर वह उन्हें निकालना जारी रखता तो भी उसे कम से कम 8 बार और पढ़ने की आवश्यकता होती। उस दौरान उसे पढ़ते समय सोचना और समझना पड़ता था। लेकिन 9/10 पर अटके स्पेस कटिंग के अंशों के बारे में सोचते ही उसके होंठ फड़कने लगे। वह आयामी अंतरिक्ष शब्द को 10 से अधिक बार पढ़ चुका था। पिछली 2 बार कोशिश करने पर भी कुछ हासिल नहीं हुआ था। समय का संक्षिप्त इतिहास से मिलने वाला पठन मूल्य आयामी अंतरिक्ष से 10 गुना अधिक था। उस दृश्य को याद करते हुए वांग मिंग्यांग को लगा मानो उसके आंसू रुक ही नहीं रहे हों। आह भरते हुए वांग मिंग्यांग ने किताब बंद की, खड़ा हुआ और मिनरल वाटर की एक बोतल गटक ली। उसकी नज़र मेज पर रखी 300 बच्चों के गीत पर पड़ी और अचानक उसे एक प्रेरणा मिली। सिस्टम, क्या मैं अब महाशक्तियों को आपस में मिला सकता हूं? डिंग, होस्ट के पास वर्तमान में कुल 11,901 पठन मूल्य अंक हैं। मूल सम्मेलन में 100 पठन मूल्य अंक खर्च होते हैं। बुनियादी महाशक्तियों को आपस में मिलाओ। डिंग, कृपया उन महाशक्तियों का चयन करें जिन्हें आप संयोजित करना चाहते हैं। मूल सम्मेलन एक साथ अधिकतम 3 महाशक्तियों को संयोजित कर सकता है। उसने अपनी शेल्फ पर रखी सुपरपावर तकनीकों को ध्यान से देखा। बुलबुला तकनीक, संचार तकनीक, पानी के नीचे सांस लेने की तकनीक, कूदने की तकनीक, रेशम कताई तकनीक, जमने की तकनीक, कछुए के खोल की तकनीक, प्रकाश शरीर तकनीक, प्रकाश तकनीक और जुगनू तकनीक। कुल मिलाकर 10 ही ग्रेड महाशक्तियां। ये जानने के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि उनकी शक्ति सीमित है। आखिरकार उन्हें बच्चों की किताबों से लिया गया था। वांग मिंग्यांग कमरे में इधर उधर टहलने लगा और कुछ सोचने के बाद उसने 3 महाशक्तियों का चयन किया। सिस्टम, बबल तकनीक, टॉर्टाइज शेल तकनीक और फ्रीजिंग तकनीक को संयोजित करने का विकल्प चुने। डिंग, 100 रीडिंग वैल्यू पॉइंट्स का उपयोग हो गया। फ्यूजन शुरू हो रहा है। डिंग, सम्मेलन सफल हुआ। डी रैंक की महाशक्ति बर्फ कवच तकनीक प्राप्त हुई। होस्ट का शेष पठन मूल्य 11,801 अंक। डी रैंक सुपरपावर आइस आर्मर टेक्निक बहुत बढ़िया लग रही है। गुणवत्ता वास्तव में एक स्तर बढ़ गई है। वांग मिंग्यांग की आंखें चमक उठी। ये नाम अच्छा लग रहा था। उसने जल्दी से आइस आर्मर टेक्निक के विश्लेषण को देखा। बर्फ का कवच तकनीक, डी रैंक महाशक्ति, बर्फ विशेषता।
एक सीलबंद गोलाकार बर्फ का कवच जारी करता है, लेकिन आंतरिक हवा सीमित है। यदि ये लंबे समय तक पूरे शरीर को ढके रहता है तो दम घुटने का खतरा होता है। अरे बाप रे, क्या मैं सच में अपनी महाशक्ति का इस्तेमाल करके खुद को गला घोंटकर मार सकता हूँ? वांग मिंग्यान की हालत बिगड़ती जा रही थी। ये किस तरह की भयानक बर्फ की कवच तकनीक थी? इसमें वास्तव में एक विचित्र विशेषता थी। ये बर्फ के कवच के टूटने पर मारे जाने के बारे में नहीं था। क्या ये बर्फ के गोले के अंदर दम घोंटकर मरने के बारे में था? वांग मिंग्यान चिल्लाया, सिस्टम, क्या तुम सच में गंभीर हो? डिंग। सुपरपावर का सम्मेलन पूरी तरह से यादृच्छिक है और होस्ट ने ई रैंक सुपरपावर को संश्लेषित किया है, इसलिए कुछ कमियां अपरिहार्य हैं। कृपया इस सुपरपावर का सावधानीपूर्वक उपयोग करें। इसका इस्तेमाल सावधानी से करें। आप ही बताएं, क्या आप इस तरह की महाशक्ति का इस्तेमाल करने की हिम्मत करेंगे? डिंग। होस्ट का ज्ञान सीमित है। कृपया सिस्टम की पेशेवरता पर भरोसा करें और हंगामा न करें। वांग मिंग्यान, ठीक है, आप ही व्यवस्था हैं, आप ही मालिक हैं। अंतिम निर्णय आपका ही होगा। वांग मिंग्यान सुन्न पड़ गया था। सौभाग्य से उसके पास कचरे से बनी महाशक्तियां थीं। एस रैंक अंतरिक्ष क्षमता उसकी नजर में थी, इसलिए उसे जरा भी चिंता नहीं थी। हालांकि महाशक्तियों के उपयोग के बारे में सोचते हुए वांग मिंग्यान ने अचानक पूछा, सिस्टम, मैं कितनी महाशक्तियों का उपयोग कर सकता हूं? अपने पिछले जीवन में वो हर रैंक ऊपर चढ़ने पर 300 बच्चों के गीतों में से एक महाशक्ति प्राप्त कर सकता था। अपनी मृत्यु तक वह कुल 5 महाशक्तियों का उपयोग कर सकता था। असंख्य स्वर्गों की पठन प्रणाली के साथ पुनर्जन्म लेने के बाद वह कई महाशक्तियों को प्राप्त कर सकता था। यदि उसे केवल 5 का उपयोग करना हो तो उसे वास्तव में ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और कुछ शक्तिशाली शक्तियों का चयन करना होगा। डिंग। होस्ट सभी निकाली गई महाशक्तियों को अवशोषित और उपयोग कर सकता है, लेकिन किताबों की अलमारी में सहेजी गई शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। हे भगवान, सैकड़ों हजारों बार हे भगवान, हे महान व्यवस्था, कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें। वांग मिंग्यान सचमुच घुटनों के बल बैठ गया। यह मानो आकाश से गिरता हुआ एक ग्रह के आकार का पाए था। इस अचानक मिली हैरानी ने उसे वहीं पर स्तब्ध कर दिया। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई हारा हुआ व्यक्ति जिसके बटुए में बस कुछ ही डॉलर हो और जिसने अपने फोन के सामने बैठे बाकी पाठकों की तरह संयोगवश एक लॉटरी टिकट खरीदा और सचमुच जैकपॉट जीत लिया। इतना ही नहीं, बल्कि लगातार दर्जनों ड्रॉ में जैकपॉट नहीं जीता गया था। इस एक शर्त का इनाम अरबों डॉलर था, पल भर में जीवन के शिखर पर पहुंचना। इस आश्चर्यजनक खबर के साथ मैं आप सभी पाठकों से पूछना चाहता हूं, क्या आप इसे चाहते हैं? या क्या आप इसे चाहते हैं? पुस्तकों की अलमारी में जोड़ें, अपडेट के लिए टैप करें, टिप्पणियां लिखें और मैं गारंटी देता हूं कि आप सभी पाठक कल जैकपॉट जीतेंगे। किताबों की अलमारी पर रखी 7 महाशक्तियों को देखकर वांग मिंग्यान की आंखें चमक उठीं। हालांकि यह बर्फ कवच तकनीक बहुत ही विचित्र थी, लेकिन वह इस तथ्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके कि इसका उपयोग किया जा सकता था और इसके लिए किसी कौशल स्लॉट की आवश्यकता नहीं थी। सिस्टम, जंपिंग टेक्निक और लाइट बॉडी टेक्निक को मिला दो। वांग मिंग्यान ने विलय प्रक्रिया जारी रखने का फैसला किया। ये दोनों महाशक्तियां संवर्धन प्रणाली की निम्न स्तरीय महाशक्तियां थीं। वह देखना चाहता था कि क्या कोई और आश्चर्यजनक घटना सामने आती है। डिंग। 100 पठन मूल्य अंक प्राप्त हुए, सम्मेलन शुरू हो रहा है। सिस्टम प्रॉम्प्ट उम्मीद के मुताबिक आ गया। वांग मिंग्यान ने अपने हाथ मलते हुए इधर उधर चहलकदमी की, मानो लॉटरी जीतने की उम्मीद में वह बेचैन हो रहा हो। डिंग। सम्मेलन सफल, ई रैंक सुपरपावर लीप टेक्निक प्राप्त हुई। होस्ट का शेष पठन मूल्य 11,701 अंक। छलांग लगाने की तकनीक, ई रैंक सुपरपावर संवर्धन प्रणाली। ये होस्ट की कूदने की क्षमता को बढ़ाती है, जिससे 5 मीटर तक की दूरी तक कूदा जा सकता है, लेकिन इसे बीच में रोका या मोड़ा नहीं जा सकता। यदि छलांग के रास्ते में कोई बाधा आती है तो कुचलकर मृत्यु हो सकती है। कुचलकर मर सकते हैं का क्या मतलब है? वांग मिंग्यान ने महाशक्ति विश्लेषण को देखा। जब उसने लेकिन शब्द देखा तो उसके मन में एक बुरा एहसास हुआ। जैसा कि उम्मीद थी, हमेशा की तरह सिस्टम, गलती तुम्हारी ही है। लानत है। शिकायतें एक तरफ रखते हुए वांग मिंग्यान अभी भी शेष कुछ महाशक्तियों को संयोजित करना चाहता था। उसने अपने दर्द भरे सिर को सहलाया और आगे बढ़ने का फैसला किया। सिस्टम, प्रकाश तकनीक और जुगनू तकनीक को संयोजित करो। डिंग। सम्मेलन सफल रहा, ई रैंक की महाशक्ति फ्लोरेसेंस तकनीक प्राप्त हुई। होस्ट का शेष पठन मूल्य 11,601 अंक।
फ्लोरेसेंस तकनीक, ई रैंक सुपरपावर, प्रकाश विशेषता। ये जुगनू जैसी प्रकाश की गेंद छोड़ता है जो आसपास के 10 मीटर के दायरे को रोशन करती है, लेकिन फ्लोरेसेंस तकनीक से प्रकाशित वस्तुएं एक दिन तक हल्की रोशनी उत्सर्जित करती रहेंगी, जो किसी की ताक झांक करने वाली नजरों को आकर्षित कर सकती हैं। लानत है, वांग मिंगयान को घबराहट होने लगी। एक उत्तम प्रकाश तकनीक, भले ही उससे कोई नुकसान न हो, कम से कम एक दीपक के रूप में तो इस्तेमाल की जा सकती थी। लेकिन वाले मोड़ के बाद ये स्पष्ट रूप से मौत को दावत देने वाला कौशल है। रात में फ्लोरेसेंस तकनीक का इस्तेमाल करना, हे भगवान! पहले तो ज़ॉम्बी और विकृत जीव आपको ढूंढ ही नहीं पाते थे, लेकिन अब आप खुद स्पॉटलाइट की तरह चमक रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी मौत उतनी तेजी से नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए? सिस्टम के इस सम्मेलन कार्य ने वांग मिंगयान को तुरंत अपने जीवन पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि ये ई रैंक की महाशक्तियां सब बेकार थीं, कम से कम इनके कोई नुकसान तो नहीं थे। लेकिन इस सम्मेलन के बाद, हे भगवान, ये तो आत्महत्या जैसी महाशक्तियां हैं, है ना? सिस्टम, मुझे शक है कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। वांग मिंगयांग मन ही मन शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया। डिंग, कृपया सिस्टम की पेशेवरता पर संदेह न करें। महाशक्ति सम्मेलन के परिणाम सिस्टम द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं, लेकिन होस्ट सकारात्मक संभावना को बढ़ाने के लिए पठन मूल्य का निवेश कर सकता है। क्या सकारात्मक संभावना? मुझे बताओ, सकारात्मक संभावना का मतलब क्या होता है? डिंग, महाशक्ति सम्मेलन से नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होने की संभावना है। पठन मूल्य का निवेश करने से सकारात्मक प्रभावों की संभावना बढ़ जाती है और नकारात्मक प्रभावों की संभावना कम हो जाती है। क्या ऐसा भी कुछ होता है? आपने पहले क्यों नहीं बताया? डिंग, होस्ट को सिस्टम कार्यों का पता लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, तुमने पहले भी यही कहा है। अब बताओ, नकारात्मक संभावना को खत्म करने के लिए मुझे पढ़ने में कितना समय लगाना होगा? वांग मिंगयान घबराया हुआ था लेकिन लाचार भी था, इसलिए वह बस पूछता ही रहा। डिंग, ई रैंक सुपरपावर फ्यूजन के लिए 1000 रीडिंग वैल्यू का निवेश आवश्यक है। डी रैंक सुपरपावर फ्यूजन के लिए 10,000 रीडिंग वैल्यू के निवेश की आवश्यकता होती है। सी रैंक सुपरपावर फ्यूजन के लिए 100,000 रीडिंग वैल्यू के निवेश की आवश्यकता है। वांग मिंगयान, क्या मेरे लिए कुछ रीडिंग वैल्यू हासिल करना आसान है? अगर यह एसएसएस रैंक का सुपरपावर फ्यूजन होता तो इसके लिए 10 अरब रीडिंग वैल्यू की आवश्यकता होती। ठीक है, एसएसएस रैंक की महाशक्तियां मिलना मुश्किल है। इस स्तर की 2 से अधिक महाशक्तियों का एक साथ होना और भी मुश्किल है। लेकिन पढ़ने के इस आनंद की दर मुझे तो बस बर्बाद ही कर देगी। मुझे पढ़ते पढ़ते मर जाने दो, मुझे किताबों के सागर में डूब जाने दो। ऐसा प्रतीत होता था कि महाशक्तियों के विलय का मार्ग वांग मिंगयान के लिए बंद हो गया था। यहां तक कि पापा माँ भी इस फ्यूजन फंक्शन को पैसे देकर जीतने का खर्च नहीं उठा सकते थे। मैं इसे वहन नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। बिस्तर पर गिरते हुए वांग मिंगयांग निराशा में डूब गया। पढ़ने का मूल्य इतनी धीमी गति से बढ़ रहा था, फिर भी हर मोड़ पर इतना समय बर्बाद हो रहा था। हालांकि यह व्यवस्था शक्तिशाली थी, लेकिन यह मुफ्त नहीं थी। जीवन के शिखर तक पहुंचना अब थोड़ा दूर लग रहा था। शिकायत करने की बात को एक तरफ रखते हुए वांग मिंगयांग को यह अच्छी तरह से पता था कि असंख्य स्वर पठन प्रणाली का सम्मेलन कार्य अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। अपने पिछले जीवन में वांग मिंगयांग को कमजोर महाशक्तियों के कारण बहुत कष्ट सहना पड़ा था। वह बड़ी मुश्किल से अपनी क्षमताओं को 5वें स्तर तक बढ़ा पाया था, लेकिन वे पांचों एफ रैंक महाशक्तियां स्वभावतः बहुत कमजोर थीं। 5वें स्तर पर भी वे उस स्तर की अपेक्षित युद्ध शक्ति के बराबर नहीं थीं। लेकिन इस सम्मेलन क्षमता के साथ चीजें अलग थीं। कोई भी महाशक्ति कितनी भी बेकार क्यों न हो, उसके पलटने की संभावना थी। उसे बस पढ़ने की क्षमता का भरपूर उपयोग करना था, बाकी सब भाग्य पर निर्भर था। पहली नज़र में आइस आर्मर तकनीक थोड़ी अजीब लग सकती थी, लेकिन इसकी रक्षात्मक शक्ति बबल तकनीक या टर्टल शेल तकनीक से कहीं बेहतर थी। सच कहें तो यह आइस आर्मर तकनीक 3 महाशक्तियों का संयोजन थी। इसके नकारात्मक प्रभावों को नजरअंदाज करें तो कुल मिलाकर यह काफी अच्छी थी। अब उसके पास केवल रेशम कताई तकनीक, पानी के नीचे सांस लेने की तकनीक और संचार तकनीक ही बची थी। वांग मिंगयांग फिलहाल और अधिक शक्तियां जोड़ना नहीं चाहता था और न ही इसकी कोई आवश्यकता थी। ये तीनों महाशक्तियां न तो आक्रमणकारी थीं और न ही रक्षात्मक, ये केवल सहायक भूमिकाएं निभाती थीं और इस समय उसके लिए इनका कोई विशेष महत्व नहीं था। सिस्टम, अगर मैं अभी आपको अपग्रेड कर दूं तो इसमें कितना समय लगेगा? डिंग,
होस्ट की पठन क्षमता प्रथम चरण के अपग्रेड के लिए पर्याप्त है, लेकिन पूरी प्रक्रिया में 1 घंटा लगेगा। इस 1 घंटे के दौरान होस्ट को किताबें पढ़ने से कोई पठन क्षमता या महाशक्ति प्राप्त नहीं होगी। कुछ सोच विचार के बाद वांग मिंगयांग ने फिलहाल सिस्टम को अपग्रेड न करने का फैसला किया। उसे अंतरिक्ष भेदने की महाशक्ति हासिल करना बेहद जरूरी था। कम से कम उसे अन्य पुस्तकों से दूसरी महाशक्तियां निकालने में समय लगाना होगा, अन्यथा कल जब प्रलय आएगी तो उसकी युद्ध शक्ति थोड़ी कम पड़ जाएगी। सिस्टम अभी अपग्रेड मत करो, हम इस बारे में कल दोपहर को बात करेंगे। थोड़े विराम के बाद वांग मिंगयांग अपनी डेस्क पर लौट आए और समय का संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन करने लगे। डिंग, होस्ट द्वारा समय का संक्षिप्त इतिहास का पहला पठन प्राप्त हुआ। ए रैंक सुपरपावर स्थानिक भंडारण अंश जोड़ 1, एस रैंक सुपरपावर समय अवरोधन अंश जोड़ 1 प्राप्त हुआ। स्थानिक भंडारण 2/8, समय अवरोधन 1/20, पुरस्कार 1000 पठन मूल्य। अंततः अपनी दूसरी रीडिंग पूरी करने के बाद वांग मिंगयांग ने अचानक पाया कि सिस्टम ने वास्तव में टाइम स्टॉप सुपरपावर का एक अंश निकाल लिया था, जिससे वह बेहद खुश हो गया। ये दूसरी एस रैंक सुपरपावर थी जिसके बारे में उसने पढ़ा था। हालांकि इस महाशक्ति को पूरा करने के लिए 20 टुकड़ों की आवश्यकता थी। ये एक समय प्रकार की महाशक्ति थी। अंतरिक्ष ही सर्वोपरि है और समय ही सर्वोच्च है। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वे एक ही किताब से अंतरिक्ष और समय दोनों प्रकार की महाशक्तियां प्राप्त कर लेंगे, भले ही वे सिर्फ टुकड़े ही क्यों न हों। भविष्य आशाजनक लग रहा था। वांग मिंगयांग ने पहले ही कल्पना कर ली थी कि वह हाथ हिलाकर पूरी दुनिया को रोक देगा और केवल वही एक देवता की तरह दुनिया में विचरण करेगा। हे, उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और वह जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। लेकिन कुछ देर बाद वांग मिंगयांग शांत हो गया। समय की महाशक्तियां शक्तिशाली तो थीं, लेकिन अब इसे पूरा करने के लिए लगने वाला समय और प्रयास बहुत अधिक था। वह निश्चित रूप से प्रलय आने से पहले इस उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा समय का संक्षिप्त इतिहास के इन 2 पाठों के माध्यम से वांग मिंगयांग की अंतरिक्ष की समझ गहरी हो गई थी। उन्होंने वापस जाकर आयामी अंतरिक्ष का अध्ययन जारी रखने का निर्णय लिया, शायद उन्हें इससे कुछ लाभ हो। 1 घंटे से अधिक समय बाद वांग मिंगयांग के दिमाग में बहुप्रतीक्षित सूचना की आवाज सुनाई दी। डिंग, होस्ट द्वारा आयामी स्थान का गहन अध्ययन पाया गया। एस रैंक सुपरपावर स्पेस कटिंग का अंश जोड़ 1 प्राप्त हुआ। स्पेस कटिंग 10/10, इनाम 100 रीडिंग वैल्यू। अंततः उसने सभी 10 टुकड़े एकत्र कर लिए। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। डिंग, एस रैंक सुपरपावर स्पेस कटिंग के लिए पर्याप्त टुकड़े मिल गए हैं। संश्लेषण उपलब्ध है। क्या होस्ट संश्लेषण करना चाहेंगे? क्या ये कोई सवाल भी है? जाहिर है, संश्लेषण करो। डिंग, संश्लेषण सफल रहा। एस रैंक की महाशक्ति अंतरिक्ष भेदन प्राप्त हुई। 1000 पठन मान की खपत हुई। होस्ट का वर्तमान पठन मान 11701 अंक। क्या होस्ट इस महाशक्ति को अवशोषित करना चाहेंगे? अवशोषित करना। वांग मिंगयांग इस लंबे समय से ख्याति प्राप्त महाशक्ति का अनुभव करने के लिए बेताब था और उसने इसे आत्मसात करने का निर्णायक निर्णय लिया। संश्लेषण के लिए 1000 रीडिंग वैल्यू की लागत का तो उन्होंने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। आदेश मिलते ही उसके दिमाग में एक अवर्णनीय अनुभूति हुई। कुछ ही सेकंड में वांग मिंगयांग ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर एकदम तरोताजा हो गया है, मानो उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। रात भर किताबें पढ़ने से आई थकान और सुस्ती गायब हो गई। उनका पहले से पतला शरीर मानो ऊर्जा से भर गया और स्पष्ट रूप से लंबा और मजबूत हो गया। इसके बाद अंतरिक्ष काटने की महाशक्ति का उपयोग करने की विधि उसके दिमाग में आई। वांग मिंगयांग उत्साह से भर गया और उसने खिड़की की ओर धीरे से हाथ हिलाया। उसकी उंगलियों से 30 सेंटीमीटर लंबी एक काली चाप अदृश्य ब्लेड की तरह निकली, जो 10 मीटर दूर एक पड़ोसी की छत पर लगे लाइट बॉक्स साइन को चीरती हुई हवा में गायब हो गई। लाइट बॉक्स का चिन्ह कुछ क्षण बाद धीरे धीरे टूटकर अलग हो गया। उसका ऊपरी आधा हिस्सा एक तरफ इस तरह गिर गया जैसे दर्पण में चिकनी दरार हो। फुफकार, ये शक्ति वाकई भयानक है। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं आया है। वांग मिंगयांग ने दूर से 2 हिस्सों में बंटे हुए लाइट बॉक्स के साइन को देखा, फिर अपनी हथेली की ओर देखते हुए खुद से कुछ बुदबुदाया। किसी महाशक्ति की ताकत उसके जागृत होने के समय उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है, लेकिन एक अन्य महत्वपूर्ण कारक उस महाशक्ति के स्वामी द्वारा किया गया विकास है। जैसे जैसे एस्पर अवेकनर की शक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी महाशक्तियां भी विकसित होती जाती हैं और वह अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जाता है।
यही कारण है कि सर्वनाश के समय कुछ प्रतिभाशाली एस्पर अवेकनर अंततः कमजोर अवेकनरों से हार जाते हैं। अपने शरीर में ऊर्जा का अनुभव करते हुए उसने अनुमान लगाया कि वह अंतरिक्ष को काटने वाले इन शक्तिशाली ब्लेडों में से 8 को छोड़ सकता है। संख्या कम थी लेकिन शक्ति अविश्वसनीय थी। यहां तक कि ज़ोंबी के एक समूह का सामना करते हुए भी जब तक कोण सही हो, एक ही स्पेस कटिंग स्ट्राइक अपने रास्ते में 10 मीटर के दायरे में आने वाले सभी ज़ोंबी को 2 टुकड़ों में काट सकती है। इसके अलावा महाशक्ति जागृत होने से उसका शरीर मजबूत हो गया था। उसकी शारीरिक क्षमता अब एक औसत व्यक्ति की तुलना में लगभग दोगुनी थी। पिछले जीवन में F श्रेणी की महाशक्ति जागृत होने से उसे जो शारीरिक लाभ प्राप्त हुआ था वह नगण्य था। अब जब तक उसके पास एक अच्छा हथियार है और 5 साल तक जीवित रहने और ज़ोंबी और उत्परिवर्तित जीवों से लड़ने के अपने अनुभव के साथ वांग मिंग्यांग काफी अच्छी तरह से रह सकता है। उसे तेज भूख लगी और वांग मिंग्यांग ने झटपट कोने में रखे खाने को उठाया और बड़े बड़े घूंटों में चट कर गया। 10 पैकेट सूअर के पैर, 5 चिकन लेग पीस और 2 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स खाने के बाद ही वह आखिरकार होश में आया। महाशक्ति जागृत होने से शरीर मजबूत तो होता है लेकिन साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा भी खर्च होती है, इसलिए भोजन से ऊर्जा की पूर्ति तुरंत आवश्यक हो जाती है। उसने समय देखा, सुबह के 5 बज चुके थे। 7 घंटे में प्रलय आ जाएगी। ये सोचते हुए वांग मिंग्यांग ने मेज पर रखी अन्य पुस्तकों की ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक दिखाई दी। वह झटपट डेस्क पर लौट आया। अभी भी 7 घंटे बाकी थे और वह बहुत कुछ कर सकता था। शायद वह कुछ और शक्तिशाली महाशक्तियों को निकाल सके। उसके पास पहले से ही आक्रमण करने के साधन थे। रक्षात्मक क्षमता प्राप्त करना सबसे अच्छा होगा। इस तरह वह सर्वनाश के शुरुआती चरणों में आसानी से आगे बढ़ सकता था। यहां तक कि अगर उसका सामना शुरुआती दौर में ही उत्परिवर्तित हुए शक्तिशाली ज़ोंबी से भी हो जाता तो वह उन्हें आसानी से हरा सकता था। ये सोचते हुए वांग मिंग्यांग की नजर आग और बिजली से संबंधित किताबों पर से हटकर तीसरी किताब धातु विज्ञान के मूल सिद्धांत पर जा पड़ी। खुद को संभालते हुए उसने किताब के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। हालांकि विषय सूची को देखते ही वांग मिंग्यांग समझ गया कि उसका बचा हुआ अधिकांश समय संभवतः इसी पुस्तक को पढ़ने में व्यतीत होगा। समय बीतता गया, सूरज धीरे धीरे उगता गया और उसकी चकाचौंध भरी किरणें मेज पर पड़ी। फिर भी वे वांग मिंग्यांग के एकाग्र मन से पढ़ने में बाधा नहीं डाल सकी। डिंग। होस्ट ने धातु विज्ञान के मूल सिद्धांत को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, जिसके चलते धातु नियंत्रण नामक एक रैंक सुपरपावर अंश प्राप्त हुआ है, जोड़ 1। धातु नियंत्रण क्षमता 7/8। पढ़ने का इनाम मूल्य 80 अंक। कई घंटों के निरंतर अध्ययन के बाद वांग मिंग्यांग रैंक मेटल कंट्रोल एबिलिटी हासिल करने से केवल एक टुकड़े की दूरी पर था और उनका वर्तमान पठन मूल्य 13,061 अंक था। उसने ऊपर देखा और अंगड़ाई ली, फिर खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ा। 26 मई 2035 को सुबह के 10:15 बज चुके थे। प्रलय आने में 2 घंटे से भी कम समय बचा है। उसे सुअर के पैरों से भरे 2 थैले मिले और वह उन्हें कुतरने लगा। फिर उसने धातु विज्ञान के मूल सिद्धांत को दोबारा खोला। वांग मिंग्यांग मन ही मन उस ज्ञान पर विचार करने लगा। 7 बार पढ़ने के बाद भी उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसे एक स्पष्ट अनुभूति हुई कि उसे बस एक बार फिर ध्यानपूर्वक इसे पढ़ना है, अपने मन में उठ रहे कुछ सवालों को स्पष्ट करना है, ताकि वह महाशक्ति का अंतिम अंश प्राप्त कर सके। 1 और घंटा बीत गया और उम्मीद के मुताबिक सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज सुनाई दी। डिंग। होस्ट ने धातु विज्ञान के मूल सिद्धांत को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, जिसके चलते धातु नियंत्रण नामक एक रैंक सुपरपावर अंश प्राप्त हुआ है, जोड़ 1। धातु नियंत्रण क्षमता 8/8। पढ़ने का इनाम मूल्य 80 अंक। सिस्टम मेटल कंट्रोल को संश्लेषित करो। डिंग। संश्लेषण सफल। ए रैंक की महाशक्ति धातु नियंत्रण प्राप्त हुई, जिसके लिए 1000 पठन मान अंक खर्च हुए। होस्ट का वर्तमान पठन मान 12,141 अंक। होस्ट, क्या आप इस महाशक्ति को आत्मसात करना चाहते हैं? अवशोषित करना। उन्होंने दृढ़ता से आदेश दिया और उसके बाद एक परिचित अनुभूति हुई। उनका पूरा शरीर एक नए सिरे से शुद्धिकरण से गुजरा। कई घंटों तक लगातार पढ़ने से हुई थकान दूर हो गई। वांग मिंग्यांग ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी नज़र मेज पर कलम रखने वाले स्टैंड में रखी धातु की बनी शियाओदाओ पर पड़ी। हथेली को हल्का सा उठाते ही शियाओदाओ धीरे धीरे ऊपर तैरने लगी। धातु से बनी शियाओदाओ उसके सामने धीरे धीरे झूल रही थी। फिर वांग मिंग्यांग के विचारों के अनुसार धीरे धीरे मूर्ति और विकृत होती गई। अंत में चांदी के तरल के एक पोखर में बदल गई, जो उसकी हथेली में जमा हो गया और प्लास्टिक का हैंडल अलग हो गया।
उसके दिमाग ने चांदी के तरल पदार्थ को नियंत्रित किया, उसे लगातार बदलते हुए जब तक कि वह एक नुकीले आकार में ठोस नहीं हो गया। वांग मिंग्यान की आंखें चमक उठी जब उसने दीवार पर टंगे लक्ष्य बोर्ड को देखा। वूश! उसकी हथेली में मौजूद चांदी की तेज धार चांदी की रोशनी की एक लकीर में बदल गई, जो लक्ष्य बोर्ड के मध्य बिंदु में गहराई से धंस गई। तेज धार वाली वस्तु सीधे लक्ष्य तख्ते को भेदते हुए मोटी दीवार में धंस गई। वांग मिंग्यान के एक विचार से तेज धार वाला तीर वापस चांदी के तरल में बदल गया, धीरे धीरे लक्ष्य बोर्ड के मध्य बिंदु से बाहर निकला और उसकी हथेली में एक छोटी गेंद के रूप में फिर से इकट्ठा हो गया। बहुत मजबूत, बेहद मजबूत। इस प्रहार की शक्ति गोली के बराबर थी। इसका मतलब ये था कि वांग मिंग्यान को असीमित गोला बारूद से लैस बंदूक बनाने के लिए केवल कुछ छोटी धातु की गोलियों की आवश्यकता थी। इन सभी प्रक्रियाओं के दौरान उनके शरीर में ऊर्जा की खपत नगण्य थी। हालांकि मेटल कंट्रोल केवल ए रैंक का था, लेकिन वांग मिंग्यान ने इस महाशक्ति को जरा भी कम नहीं आंका। स्पेस कटिंग बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उनके अनुभव के आधार पर सर्वनाश के शुरुआती चरणों में मेटल कंट्रोल निश्चित रूप से अधिक लागत प्रभावी होगा। उसने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली से एक काला चाप निकला, जो चांदी के गोले के साथ हवा में तैरने लगा, एक एक दोनों तरफ। वांग मिंग्यान ने महसूस किया कि स्पेस कटिंग और मेटल कंट्रोल एक ही प्रकार की ऊर्जा का उपभोग करते हैं, और वह इस ऊर्जा को एक साथ नियंत्रित करके विभिन्न क्षमताओं को उजागर कर सकता था, जिससे उसकी युद्ध शक्ति पल भर में दोगुनी से भी अधिक हो जाती थी। दो महाशक्तियों को आत्मसात करने के बाद उसके शरीर में ऊर्जा अब उसके पिछले जीवन में जागृत होने के समय की तुलना में 10 गुना से अधिक हो गई थी। अपने पिछले जीवन के स्तर पर वह शायद एक भी स्पेस कटिंग का प्रयोग नहीं कर पाता। सर्वनाश होने से पहले ही वांग मिंग्यान के पास दो प्रमुख महाशक्तियां थीं, और एक एस रैंक की समय आधारित महाशक्ति अभी भी उसके द्वारा निकाले और संश्लेषित किए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। इस समय वह पूरी ब्लू स्टार रैली में सबसे आगे था और बाकी सभी को कई गलियों पीछे छोड़ गया था। इस लहर में फायदा मेरा है। अपनी महाशक्तियों को एक तरफ रखकर उसने एक बार फिर अपने संचित भोजन का ढेर खा लिया। वांग मिंग्यान ने गर्म पानी से नहाकर खुद को पुरस्कृत किया। यह आराम का एहसास उसे सर्वनाश के 5 वर्षों में नहीं मिला था, जिससे वह आनंद से कराह उठा। अपने पहले से ही बदबूदार कपड़ों को उतारकर वांग मिंग्यान ने अपने बैग में कुछ खाना और पानी भरा और साथ ही कई किताबें भी ठूंस दी। उसने भारी बैग को अपनी पीठ पर टांग लिया। दो महाशक्तियों को अवशोषित करने के बाद उसके शरीर की शक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 3 गुना अधिक हो गई थी, जिससे 12 किलोग्राम का बैग उसे पंख जितना हल्का लग रहा था। उसने अपने फोन पर नजर डाली। समय 26 मई 2035 को सुबह 11:10 का था। अगले 50 मिनट में प्रलय आ जाएगी, लेकिन वह अब घर पर इंतजार नहीं करना चाहता था। दो प्रमुख महाशक्तियों से संपन्न वांग मिंग्यान शहर के केंद्र में स्थित प्रांतीय पुस्तकालय की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे। इस सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता था। एक बार अपग्रेड हो जाने पर वह सीधे पूरी लाइब्रेरी को स्कैन कर सकता था और सभी किताबों को सिस्टम में कॉपी कर सकता था। वह कहीं भी जाए, किसी भी समय किताबों तक पहुंच सकता था और महाशक्तियां हासिल करके खुद को मजबूत बना सकता था। सिस्टम अपग्रेड शुरू करो। जैसे ही उसने चोरी रोधी दरवाजा खोला, वांग मिंग्यान ने मन ही मन शांति से आदेश दिया। डिंग! 10,000 रीडिंग वैल्यू पॉइंट्स खर्च हो गए। सिस्टम अपग्रेड शुरू हो गया है। होस्ट की वर्तमान रीडिंग वैल्यू 2141 पॉइंट्स। जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वांग मिंग्यान ने अपने मन में रास्ते के बारे में सोचा। उसके किराए के अपार्टमेंट से प्रांतीय पुस्तकालय तक मेट्रो से पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगेगा। उसके पास अभी भी अन्य काम करने का समय था। मिंग्यान, क्या तुम अपनी छुट्टी के दिन भी व्यावसायिक यात्रा पर जा रहे हो? सुविधा स्टोर में आंटी लियू हमेशा की तरह काउंटर के पीछे बैठी थीं। वांग मिंग्यान को सीढ़ियों से बैग के साथ बाहर आते देख उन्होंने हैरानी भरे भाव से उनका अभिवादन किया। आंटी लियू, मैं शहर जा रहा हूं, वांग मिंग्यान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आंटी लियू का जाना पहचाना चेहरा देखकर उसे थोड़ी उदासी महसूस हुई। जब प्रलय आया तो अधिकांश मनुष्य बुद्धिहीन ज़ोंबी में बदल गए। वांग मिंग्यान ने अपने पिछले जन्म में चाची लियू को फिर कभी नहीं देखा था। उसे बस इतना याद था कि प्रलय के 7 दिन बाद जब उसने बबल टेक्निक की महाशक्ति को जागृत किया और नीचे गया, तो उसने देखा कि कन्वीनियंस स्टोर पूरी तरह खुला हुआ था और सब कुछ अस्त व्यस्त था। उसे नहीं पता था कि वह ज़ॉम्बी बन गई थी या उसे खा लिया गया था। अरे पूछो तो सही, छोटी मछली कल रात तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, आंटी लियू ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आंखों में गहरे अर्थ का संकेत था।
छोटी मछली। वांग मिंगयांग चौंक गया। उसे लगा जैसे उसने चाची लियू को पहले भी इस नाम का जिक्र करते सुना हो। जी हाँ, मेरी बेटी सुयू। आप उससे कुछ बार मिल चुके हैं। वह कॉलेज में सीनियर है और इन दिनों इंटर्नशिप कर रही है। ओह, वांग मिंगयांग के दिमाग में एक धुंधली सी आकृति उभर आई। उसने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि वह कैसी दिखती थी। उसने इतनी जल्दी इंटर्नशिप शुरू कर दी। जरूर, आज रात जल्दी लौट आना। अगर समय मिले तो हमारे घर रात के खाने पर आना। आंटी लियू ने सिर हिलाया। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वांग मिंगयांग उनकी बेटी को भूल गई थी। ठीक है, वांग मिंगयांग केवल सिर हिला सका। इस समय वह आंटी लियू को यह नहीं बता सकता था कि वह शायद उस रात के खाने में नहीं आ पाएगा। आंटी लियू आमतौर पर उसके प्रति बहुत दयालु थी। भले ही वह कभी कभी किराया देने में देरी कर देता था, लेकिन वह उसे कभी जल्दबाजी नहीं करवाती थी। आंटी लियू, बेहतर होगा कि आप दोपहर 12 बजे से पहले दुकान बंद कर दें और अंदर ही आराम करें। बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत आना। वांग मिंगयांग ने आंटी लियू से बात की। उसके चेहरे पर बेहद गंभीरता और निष्ठा झलक रही थी। ओह, दुकान क्यों बंद कर रहे हो? दोपहर में तो खूब भीड़ होती है, तब तो धंधा अच्छा चलता है। आंटी लियू हैरान थी। आंटी लियू, मेरी बात सुनिए। सिर्फ 1 घंटे के लिए बंद कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे के बाद आपको समझ आ जाएगा, वांग मिंगयांग ने गंभीरता से कहा। अरे बच्चे, ठीक है, चाची लियू तुम्हारी बात सुन लेंगी। वैसे भी मुझे थोड़ी देर में भूख लग जाएगी, इसलिए मैं दुकान बंद करके कुछ खाना बना लेती हूँ। चाची लियू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उनके चेहरे पर थोड़ी सी बेबसी झलक रही थी। वांग मिंगयांग आमतौर पर जल्दी निकल जाता था और देर से लौटता था और कम बोलने वाला आदमी था, लेकिन वह जानती थी कि वह एक अनाथ था जिसने अपनी मेहनत से कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी, एक मजबूत और दयालु बड़ा लड़का। अन्यथा उनकी बेटी के मन में उनके लिए स्पष्ट रूप से कुछ भावनाएं थीं और चाची लियू ने कभी इसका विरोध नहीं किया था। ठीक है आंटी लियू, मैं अब जा रहा हूँ। किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। वांग मिंगयांग ने राहत की सांस लेते हुए पीछे मुड़कर हाथ हिलाया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक चेतावनी देने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया था, बाकी सब कुछ आंटी लियू के भाग्य पर निर्भर था। वांग मिंगयांग तेजी से मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ा। दुनिया के अंत से पहले केवल 40 मिनट बचे थे। कोड को कुशलतापूर्वक स्कैन करते हुए स्टेशन में प्रवेश करना। तभी लाइन 2 की मेट्रो स्टेशन पर आ पहुंची और मैं झट से मेट्रो में चढ़ गया। वांग मिंगयांग ने बैठने के लिए जगह ढूंढी और बैठ गया। सबवे से प्रांतीय पुस्तकालय के पास पहुंचने में उसे 20 मिनट से अधिक समय लगेगा। उसे इस समय का सदुपयोग अपनी अगली योजना के बारे में ध्यानपूर्वक सोचने के लिए करना था। अब उसके पास 2 महाशक्तियां हैं जो उसे बेहद घातक बनाती हैं। शहर का केंद्र घनी आबादी वाला है, खासकर दोपहर के समय जब ये लोगों से खचाखच भरा होता है, जिससे ये ज़ोंबी झुंडों के लिए उच्च जोखिम वाला क्षेत्र बन जाता है। हालांकि शरीर की ऊर्जा सीमित होती है और वह अपनी सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं दे सकता। उसे कुछ हथियार भी तैयार करने होंगे। मेटल कंट्रोल आसानी से हथियारों को संघनित कर सकता है। चूंकि हमारे पास अभी भी कुछ समय है, इसलिए हमें यथासंभव ऊर्जा बचानी चाहिए। इसके अलावा वांग मिंगयांग का वर्तमान में सीमित नियंत्रण है और उसके द्वारा बनाए गए हथियार शायद विशेष रूप से तेज या टिकाऊ न हो। मुझे धुंधला सा याद है कि प्रांतीय पुस्तकालय के पास एक प्राचीन हथियारों की दुकान थी जो विभिन्न प्रकार की तलवारें और चाकू बेचती थी, जिनमें से सभी बिना धार वाले प्रदर्शन हथियार थे। हालांकि उसके जैसे धातु नियंत्रण क्षमता वाले व्यक्ति के लिए ब्लेड को तेज करना महज एक साधारण स्ट्रोक का मामला है। इस समय का उपयोग एक अच्छा हथियार खोजने के लिए करें, या आप धातु क्षमता का उपयोग करके इसकी संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। इससे उसकी महाशक्तियों के विकास में भी मदद मिली। सबवे समय पर आ गया और वांग मिंगयांग ने अपना बैग उठाया और तेजी से बाहर भागा, जिससे उसके आसपास मौजूद आराम से घूम रही भीड़ की तिरछी निगाहें उस पर टिक गईं। ये आदमी क्या कर रहा है? क्या इसे पुनर्जन्म लेने की इतनी जल्दी है? कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? वे बस से उतर चुके हैं, फिर भी वे सीटों के लिए झगड़ा नहीं करते और वे अभी भी इतनी तेजी से दौड़ते हैं। वह निश्चित रूप से वेतनभोगी कर्मचारी है। जेके यूनिफॉर्म और सनड्रेस पहने कई लड़कियों को हवा का एक झोंका महसूस हुआ और वे फुसफुसाने और हंसने से खुद को रोक नहीं पाईं। वांग मिंगयांग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ गया और कुछ ही कदमों में गायब हो गया, लोगों के उपहास को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। लगभग 10 मिनट में ही उन्हें पता चल जाएगा कि समाज उन्हें कितना कठोर सबक सिखा सकता है। बीप बीप बीप।
गेट पर लगी लाल बत्ती थोड़ी देर तक चमकी और कुछ तेज बीप की आवाजें निकली। वांग मिंगयान पूरी तरह से अचंभित था, फिर अचानक उसे समझ आया कि क्या हो रहा है और उसने अपने फोन का बैलेंस देखा, 0.58। धिक्कार है, मैं भूल ही गया था कि मैंने कल अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। उसके पीछे खड़ी एक गोल मटोल लड़की ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा, अपने फोन को गेट पर स्वाइप किया, हरी बत्ती जल उठी, दोनों गेट खुल गए, लड़की वांग मिंगयान के बगल से निकलकर आगे बढ़ गई। वांग मिंगयान ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए गेट से निकलने के लिए कुछ कदम पीछे हटे, अपने फोन पर नजर डाली, जल्दी से अपनी सभी क्रेडिट सीमाएं, क्रेडिट कार्ड और वर्चुअल करेंसी दोनों सक्रिय कर दी और फिर स्टेशन से बाहर निकलने के लिए कोड स्कैन किया। सबवे स्टेशन से तेजी से बाहर निकलने के बाद वांग मिंगयांग ने अपनी दिशा तय की और सीधे सबवे निकास से कुछ ही दूरी पर स्थित शॉपिंग मॉल की ओर दौड़ पड़ा। हथियारों की दुकान मॉल के पास सड़क के किनारे एक दुकान में स्थित थी। वह एक बार जिज्ञासावश अंदर गया था और वहां उसे एक फिल्म क्रू के प्रॉप्स क्रू भी मिले जो नमूना मॉडल खरीद रहे थे। द कॉन्डोर हीरोज वेपन शॉप, विशाल साइनबोर्ड, आकर्षक दुकान का बाहरी हिस्सा। वांग मिंगयांग की आंखें चमक उठीं और वह सीधे अंदर दौड़ पड़ा। प्रदर्शित हथियारों की चकाचौंध भरी श्रृंखला ने उसे तुरंत अभिभूत कर दिया। अंदर मौजूद वेटर दो अधेड़ उम्र के पुरुषों को खाना परोस रहे थे, तभी वांग मिंगयांग अचानक अंदर घुस आया और उन्हें चौंका दिया। नमस्कार, आपको क्या चाहिए? हमारे पास यहाँ लंबी और छोटी हथियारों की पूरी श्रृंखला है, सभी विश्वसनीय गुणवत्ता और विविध शैलियों के साथ, सभी कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित। एक अन्य वेट्रेस, जो हानफू पोशाक पहने हुए थी और जिसका कद सुडौल था, तुरंत आगे बढ़ी, पेशेवर मुस्कान के साथ थोड़ा झुककर धीरे से पूछा, मुझे एक सीधा चाकू या फिर एक बड़ी तलवार चाहिए। डिजाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वह टिकाऊ होनी चाहिए, वांग मिंगयांग ने जल्दी से कहा। इस दुकान में प्रदर्शित हथियार ज्यादातर मॉडल हैं, जो मुख्य रूप से फिल्म निर्माताओं या शौकीनों की जरूरतों को पूरा करते हैं। क्रू ने ऐसी प्रॉप्स का इस्तेमाल किया जो बनावट में मुलायम थी और विभिन्न शैलियों में उपलब्ध थी। वेट्रेस तुरंत समझ गई कि यह आकर्षक व्यक्ति अवश्य ही एक कट्टरपंथी होगा जिसे एक बिना धार वाले असली हथियार की आवश्यकता होगी। नमस्कार, कृपया मेरे साथ आइए। वेटर मुस्कुराया और इशारा करते हुए अंदर के कमरे में ले गया। अंदर का कमरा अच्छी तरह से रोशन था और दीवारों पर कई बिना धार वाली तलवारें लटकी हुई थीं। वांग मिंगयांग सीधे चाकुओं की दीवार की ओर बढ़ा, उसकी निगाहें दीवार पर लगे चाकुओं पर टिकी हुई थीं। ये सभी बिना धार वाले हथियार हैं, जिनमें तांग राजवंश की एक चौड़ी तलवार, मिंग राजवंश की एक जंगली हंस के पंख से बनी तलवार, किंग राजवंश की एक छल्लेदार मूठ वाली कृपान और एक जापानी कटाना शामिल है। युवती ने मुस्कुराते हुए और सौम्य स्वर में दीवार पर टंगी चाकुओं का परिचय कराया। मुझे अपनी दुकान में मौजूद सबसे बेहतरीन तलवार ढूंढ कर दो। वांग मिंगयांग ने चारों ओर नजर डाली और फिर भी तांग ब्रॉडस्वॉर्ड को ही चुना। ये हथियार एपोकेलिप्स में बहुत लोकप्रिय था और इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान था। ठीक है, आपका बजट क्या है? युवती ने सिर हिलाया और पूछने के लिए थोड़ा और पास आ गई। मुझे सबसे अच्छा दो, पैसे की कोई परवाह नहीं। वांग मिंगयांग ने हाथ हिलाकर बात को टाल दिया। ठीक है, कृपया एक पल रुकिए। युवती ने वांग मिंगयांग के पहनावे पर एक नजर डाली और फिर मुड़कर भंडारगृह की ओर चल पड़ी। उसने सस्ते कपड़े पहने हैं और मुझे नहीं पता कि उसे ऐसा कहने की हिम्मत कहां से आई। मैं जल्द ही देखूंगा कि उसे कैसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। कुछ देर बाद युवती एक सुंदर लकड़ी का बक्सा लेकर लौटी। युवती ने विश्राम कक्ष में रखी कॉफी टेबल पर लकड़ी का बक्सा रखा और धीरे से उसे खोला, जिससे एक सरल और सुरुचिपूर्ण तांग शैली की तलवार दिखाई दी। म्यान काले रंग की, सादी और स्पष्ट थी, उस पर कोई अनावश्यक सजावट नहीं थी। ब्रॉडस्वॉर्ड का ब्लेड सीधा, खड़ा और अडिग होता है, जिसमें तलवार की शाही शान और कृपान की दबंग आभा दोनों समाहित होती हैं। इस तांग ब्रॉडस्वॉर्ड को मास्टर वुमिंग ने अत्यंत उच्च शक्ति वाले स्टील का उपयोग करके गढ़ा था और अनगिनत बार हथौड़े से पीटकर इसे परिष्कृत किया गया था। वांग मिंगयांग ने वेटर की व्याख्या को अनसुना कर दिया, हाथ बढ़ाकर तलवार को पकड़ लिया और फिर उसे हैंडल से खींचकर बाहर निकाल लिया। 80 सेंटीमीटर लंबी तलवार चमक रही थी। मैंने इसे कुछ बार घुमाकर देखा और इसे पकड़ना काफी आरामदायक लगा। वांग मिंगयांग ने धातु नियंत्रण का उपयोग करके ब्लेड की जांच की। इसकी आंतरिक संरचना जटिल थी, जिससे पता चलता है कि इसे वास्तव में अनगिनत परीक्षणों से गुजारकर बनाया गया था और यह काफी मजबूत था। अपोकेलिप्स ने 5 वर्षों में कई तांग तलवारों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उनमें से कोई भी इस स्तर की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती थी।
संतुष्टि से सिर हिलाते हुए वांग मिंगयांग ने अपनी तलवार म्यान में रखी और शांत भाव से पूछा, ये कितने की है? वेट्रेस के होंठ हल्के से फड़फड़ाए, लेकिन उसने फिर भी पेशेवर मुस्कान के साथ जवाब दिया, इस चाकू का नाम इंक शैडो है और इसकी कुल कीमत 100,000 है। ठीक है, मैं भुगतान कहाँ करूं? वांग मिंगयांग ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। उनके क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म की क्रेडिट सीमा 200,000 युआन थी, जो पर्याप्त से अधिक थी। वैसे भी सर्वनाश के बाद कोई मुझसे पैसे नहीं मांगेगा, तो मैं इसे खर्च कर ही देता हूं। ओह, युवती इस बात से पूरी तरह से हैरान थी कि वांग मिंगयांग वास्तव में इसे खरीदना चाहता था और इसे खरीदने में सक्षम था, और उसे जरा भी शर्म नहीं आई। इसके बजाय उसके चेहरे पर दर्द के भाव दिखाई दे रहे थे और उसके गाल हल्के लाल होने लगे थे। कृपया इस तरफ आएं। वह युवती एक कुशल पेशेवर थी। थोड़ी देर के आश्चर्य के बाद वह तुरंत संभल गई, उठी और लकड़ी का बक्सा उठाते हुए वांग मिंगयांग के बगल में आगे आगे चलने लगी। उसकी मुस्कान पहले से कहीं अधिक स्वाभाविक हो गई थी। वांग मिंगयांग उस युवती के पीछे पीछे लॉबी में गया और कैशियर के पास भुगतान करने के लिए कोड स्कैन किया। डिंग, 100,000 युआन प्राप्त हुए। फिर से हमारे यहाँ आने के लिए आपका स्वागत है। वांग मिंगयांग को भुगतान करते देख वेट्रेस की मुस्कान और भी खिल उठी। उसने झुककर स्याही की परछाई वाला लकड़ी का डिब्बा सौंप दिया और मन ही मन सोचने लगी कि वह संपर्क जानकारी का आदान प्रदान कर सकती है ताकि बाद में व्यवसाय को आगे बढ़ा सके और कुछ और चाकू बेच सके। सर, क्या आप इसे अपने पास रखना चाहेंगे? वांग मिंगयांग ने लकड़ी का बक्सा उठाया, उसे अपने कंधे पर टांगा और तेजी से जाने के लिए मुड़ गया। वेट्रेस वहीं जम सी गई, दर्द से उसकी मुस्कान विकृत हो गई। 26 मई 2035 को सुबह 11:53 बजे सर्वनाश के आने में केवल कुछ ही मिनट शेष थे। मेरे पास आपसे बात करने का समय नहीं है, संपर्क जानकारी साझा करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रलय आ गई, संचार नेटवर्क ठप हो गए, ये तो एक मजाक है। क्या तब वे तुम्हें लाशों के ढेर में ढूंढ पाएंगे? माई डेट विद अ ज़ॉम्बी का एक वास्तविक जीवन संस्करण कैसा रहेगा? देखें कि कौन सी हड्डी आपके लिए बनी है। ये कुछ भी नहीं है। मैं बाहर निकला और सीधे पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वांग मिंगयांग चल रहा था, उसने आकाश की ओर देखा और चकाचौंध कर देने वाले सूरज के चारों ओर एक अलग लाल छाया देखी। अपने पिछले जन्म में वांग मिंगयांग इस समय सो रहा था। बाद में उसने सुना कि दोपहर में सूर्य एक रक्तमय छाया में लिपटा हुआ था और सूर्य का प्रकाश रक्तमय प्रकाश में बदल गया, जिससे पूरा नीला ग्रह प्रकाशित हो गया। यहाँ तक कि अगर आप जमीन के नीचे छिप भी जाएं, तो भी आप रक्त लाल प्रकाश से भेदित हो जाएंगे, मानो पूरा नीला ग्रह सूर्य के रक्त लाल प्रकाश से भेदा जा रहा हो। इसके बाद ज़ोंबी का प्रकोप, जैविक उत्परिवर्तन और सर्वनाश की सक्रियता हुई। अब आंखें सिकोड़कर वांग मिंगयांग को सूर्य के चारों ओर एक लाल छाया दिखाई देती है। वह अनुमान लगाता है कि रक्त लाल प्रकाश ठीक 12 बजे अपेक्षित समय पर पहुंचेगा। सामान से भरा एक बैग और एक लंबा लकड़ी का बक्सा लिए वांग मिंगयांग जल्दी से प्रांतीय पुस्तकालय में दाखिल हुआ। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? सू यू ने हमेशा की तरह ऊपर देखे बिना थोड़ा झुककर अभिवादन किया। जब उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर उठाया, तो उसे एहसास हुआ कि उसके सामने फिर से वांग मिंगयांग ही था। भाई मिंगयांग, आप फिर से आ गए, सू यू ने मीठी आवाज में कहा। उसे एहसास हो गया था कि वांग मिंगयांग को वाकई उसकी याद नहीं थी, इसलिए उसने सीधे बोल दिया, ओ, तुम कौन हो? वांग मिंगयांग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसे याद नहीं आ रहा था कि यह कुछ जानी पहचानी सी दिखने वाली खूबसूरत लड़की कौन थी। सू यू ने उसकी ओर आंखें घुमाईं और नखरे से बोली, मैं छोटी मछली हूं। सू यू, अगर तुम यही कहती रहोगी कि तुम उसे नहीं जानती, तो मैं वापस आकर अपनी माँ से तुम्हारा किराया बढ़वा दूंगी। अरे, तुम हो, बहुत दिनों बाद मिले। क्या तुम यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हो? वांग मिंगयांग को अचानक एहसास हुआ कि वह सू यू है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वह जानी पहचानी लग रही थी। गौर से देखने पर वह कुछ हद तक आंटी लियू जैसी दिखती थी। जी हाँ, क्या तुम फिर से किताबें उधार लेने आए हो? क्या तुमने कल ही कुछ किताबें उधार नहीं ली थीं? सू यू ने हैरानी से अपना सिर झुकाया। वांग मिंगयांग ने चारों ओर नजर डाली, कोने में स्थित पढ़ने के क्षेत्र को देखा और लापरवाही से उसकी ओर चलते हुए कहा, मैं यहाँ दूसरी किताबें पढ़ने आया हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपके लिए एक गिलास पानी लाती हूँ, सू यू ने थोड़ी निराशा के साथ कहा, लेकिन फिर भी पेशकश की। वांग मिंगयांग ने बिना सिर घुमाए हाथ हिलाया, मेज की ओर चले गए और अपना बैग और लकड़ी का बक्सा नीचे रख दिया।
सुयू, क्या वह तुम्हारा दोस्त है? काउंटर के पीछे खड़े उस सुंदर युवक ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, हम एक ही इमारत में रहते हैं। सुयू थोड़ी हैरान हुई, फिर मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। वह क्या काम करता है? उस सुंदर युवक ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर जानकारी हासिल करने की कोशिश जारी रखी। ऐसा लगता है कि वह बिक्री का काम कर रहा है, लेकिन मुझे पक्का पता नहीं है। ली किंग, मैं उसके लिए एक गिलास पानी ले आता हूँ। सुयू मुस्कुराए। ली किंग की उलझन को नजरअंदाज करते हुए मुरली एक गिलास पानी डाला और दोनों हाथों में कागज का कप लिए वांग मिंग्यांग की ओर चल पड़ी। वांग मिंग्यांग ने समय का अनुमान लगाया और खिड़की से बाहर सड़क की ओर देखा। पुस्तकालय की पहली मंजिल पर बहुत कम लोग थे, लेकिन खिड़की के बाहर की सड़क लोगों से भरी हुई थी। सड़क के उस पार स्प्रिंग सिटी की मशहूर बेपिंग पैदल सड़क थी, जो खासकर सप्ताहांत में बहुत भीड़भाड़ वाली होती थी। उसके बगल में चिकने, नाजुक, लंबे पैरों की एक जोड़ी दिखाई दी और वांग मिंग्यांग का दिल थोड़ा सा धड़क उठा जब उसने अपनी आंखों के कोने से उसकी गोरी त्वचा की एक झलक देखी। ऊपर देखते हुए मैंने सुयू को देखा, जिसने आसमानी नीले रंग की प्लीटेड स्कर्ट, एक सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी जो उसके सुडौल वक्षस्थल को उभार रही थी। उसके बाल अभी भी ऊंची पोनीटेल में बंधे हुए थे और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वह एक कागज का कप पकड़े हुए मेरे सामने सुंदर ढंग से खड़ी थी। भाई मिंग्यांग, ये लो थोड़ा पानी। सुयू की युवा मुस्कान को देखकर वांग मिंग्यांग को हानि का एहसास हुआ। सर्वनाश के 5 वर्षों में ऐसी मुस्कान देखना असंभव था। हर कोई जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। सुयू जैसी हंसमुख और मिलनसार लड़की या तो किसी ज़ोंबी के मुंह में मर जाएगी या फिर मानव स्वभाव के अंधकार का शिकार हो जाएगी। धन्यवाद सुयू, अगर आप खाली हो तो कृपया कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ बैठें। वांग मिंग्यांग ने हाथ बढ़ाकर कागज का प्याला लिया, एक घूंट पिया और धीरे से कहा। ओह, सुयू को उम्मीद नहीं थी कि वांग मिंग्यांग उसे कुछ मिनटों के लिए अपने साथ बैठने के लिए कहेगा। सुयू ने अपना सिर घुमाकर काउंटर की ओर देखा और पाया कि फिलहाल वहां कोई ग्राहक नहीं है। उसने एक कुर्सी खींची, अपनी प्लीटेड स्कर्ट को ठीक किया और शालीनता से बैठ गई। मिंग्यांग भाई, क्या आप आजकल बहुत व्यस्त हैं? मैंने आपको ज्यादा देखा ही नहीं। सुयू थोड़ा आगे झुकी और अपनी प्यारी बड़ी आंखों से धीरे से बोली। चुप रहो, बात मत करो, बाहर देखो। वांग मिंग्यांग ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खिड़की की ओर इशारा किया और इंक शैडो का लकड़ी का बक्सा खोलकर उसे बाहर निकाल लिया। सुयू ने अपनी उलझन के बावजूद बाहर देखा। दूर से पैदल मार्ग के मेहराब पर लगी घड़ी की टिक टिक चल रही थी। उसकी सेकंड की सुई धीरे धीरे ठीक दोपहर के 12 बजे की ओर बढ़ रही थी। खनखनाहट। जैसे ही घंटियां बजी, पहले चकाचौंध कर देने वाला सूरज अचानक खून जैसे लाल प्रकाश से भर उठा। उस क्षण पूरी दुनिया खून की तरह लाल हो गई, चाहे घर के अंदर हो या बाहर, या फिर अंधेरे समुद्र की गहराई में, सब कुछ इस खून की तरह लाल रोशनी से जगमगा उठा। उस क्षण पृथ्वी ग्रह पर सभी जीवित प्राणी जम गए, सिवाय वांग मिंग्यांग के, जिसके हाथ में तलवार थी। वह भयभीत हो गया। उसने अपने पिछले जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। उस क्षण उसने पाया कि उन रक्त लाल रोशनी का पीछा करते हुए उसकी दृष्टि दीवारों को भेद कर आकाश के केंद्र में स्थित रक्त लाल सूर्य तक पहुंचती प्रतीत हुई। डिंग। सिस्टम अपग्रेड पूरा हुआ, नई सुविधाएं जोड़ी गईं। वांग मिंग्यांग ने सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसकी नजर खून जैसे लाल सूरज पर पड़ी, उसके मन में अचानक कुछ धुंधली फुसफुसाहटें गूंज उठीं। वह आवाज अस्पष्ट और समझ से परे थी। भाषा के अपने सीमित ज्ञान के कारण उसे यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वे कुछ फुसफुसाहटें उनके दिमाग में इतनी स्पष्ट रूप से अंकित रहीं मानो उन्हें उकेरा गया हो। अगले ही पल खून जैसे लाल रंग का सूरज अचानक कांप उठा और किनारे से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, मानो सूरज बीच से फट गया हो, जिससे 2 डिस्क बन गई हो, एक सफेद और एक लाल। सफेद सूरज अब भी चकाचौंध कर रहा था, फिर भी उसमें पवित्र सोने की एक झलक थी। गहरा लाल रंग का सूरज, जो जीवंत और मानो रंगों से लबालब भरा हुआ है, एक अवर्णनीय रहस्यमयता का माहौल समेटे हुए है। रक्त जैसे लाल प्रकाश के माध्यम से वांग मिंग्यांग ने पिछले 2 दिनों की अचानक घटी घटनाओं को देखा। उसका दिल उथल पुथल भरी भावनाओं से भरा हुआ था। अपने पिछले जीवन में रक्त और यांग एक साथ प्रकट नहीं हुए थे। उन्होंने न केवल इस दृश्य को अपनी आंखों से नहीं देखा, बल्कि बाद में अन्य जीवित बचे लोगों से भी ऐसे किसी दृश्य के बारे में नहीं सुना। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पुनर्जन्म ने तितली प्रभाव को जन्म दिया हो, जिससे अप्रत्याशित परिवर्तन हुए हों? वांग मिंग्यांग ने धीरे से कहा।
यदि इस प्रणाली के होने से उसे अपार आत्मविश्वास मिला तो उसके पुनर्जन्म से प्राप्त भविष्यसूचक क्षमता ही उसके आत्मविश्वास का आधार थी। लेकिन इस समय कुछ ऐसा बदल गया था जिसके कारण उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई। आकाश खून से भर गया और ऐसा लगा जैसे खून गायब होने से पहले केवल एक सेकंड ही बीता हो और सूरज एक बार फिर धरती पर चमकने लगा। हालांकि इसमें पहले से ही कुछ सूक्ष्म बदलाव हो चुके हैं। सड़क पर जो दोस्त कुछ ही पल पहले बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, प्यार में डूबे जोड़े और माताएं और बच्चे एक दूसरे को स्नेह से निहार रहे थे, अचानक यह एक खूंखार जानवर में बदल गया, लार टिपकाते हुए अपने सबसे करीबी प्रियजनों पर झपटा, जिससे हर जगह अफरा तफरी मच गई और लोग भागने लगे। कुछ ही मिनटों में कभी चहल पहल से भरी रहने वाली सड़क निराशा की चीखों से भर गई। हर जगह ज़ॉम्बी बेतहाशा मांस और खून चट कर रहे थे और लोग लगातार चीखते चिल्लाते मर रहे थे। या शायद वे अपने खून से लथपथ क्षत विक्षत शरीरों से उठ खड़े होंगे और नए ज़ॉम्बी की शिकारी सेना में शामिल हो जाएंगे। पूरी सड़क चीखों, मदद की गुहारों और धमाकों से गूंज रही थी। यातायात ठप हो गया था और हर जगह ज़ॉम्बी इंसानों पर हमला कर रहे थे। इस समय स्प्रिंग सिटी एक ऐसी जगह है जहां चूहे नालियों में घूमते हैं, आवारा बिल्लियां और कुत्ते सड़कों पर घूमते हैं और जानवर चिड़ियाघर में घूमते हैं। वे विशालकाय होने लगे, उनकी आंखें खून से लाल हो गईं और उन्होंने अपनी रक्तपिपासु प्रवृत्ति को उजागर करते हुए मनुष्यों या ज़ॉम्बी का शिकार करने के लिए सड़कों पर दौड़ पड़े। अप्रत्याशित और रहस्यमय प्रलय से पहले मानवता की तुच्छता बेहद दयनीय लगती है। जैसे ही प्रलय का आगमन हुआ, वांग मिंगयांग खून जैसे लाल प्रकाश के बीच अपने स्तब्धता से बाहर आया, धीरे धीरे अपनी तलवार निकाली और अपने बाएं हाथ से उसकी धार को पोंछा। जैसे ही बायां हाथ हिला, एक तेज धार धीरे धीरे उभरने लगी, मूल रूप से मोटी और कुंद ब्लेड से चांदी जैसा तरल पदार्थ बहने लगा और वह असाधारण रूप से तेज हो गई। अपनी धातु नियंत्रण क्षमता का उपयोग करते हुए वांग मिंगयांग ने हल्के से ब्रॉडस्वॉर्ड को चलाया। उसकी निगाहें रहस्यमय तरीके से उसके सामने खड़ी खूबसूरत लिटिल फिश पर टिकी हुई थीं। सु यू की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं, जबकि चेरी का मुंह खुला रह गया। उसने एक हाथ से अपना मुंह कसकर ढक लिया। खिड़की के बाहर सड़क पर भयावह दृश्य देखकर वह अनियंत्रित रूप से कांप उठी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने एक भी आवाज नहीं निकाली। हॉल में ज़ॉम्बी दिखाई देने लगे हैं जो अन्य जीवित लोगों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें काट रहे हैं। कई लोग सीढ़ियों से नीचे भागे, उनके पीछे पीछे एक दर्जन ज़ॉम्बी भी सीढ़ियों से नीचे लुढ़कते हुए आ गए। सुयू, भागो, ये लोग पागल हो गए हैं। सौभाग्यवश लेकिन ज़ॉम्बी नहीं बना। उसने खतरे की परवाह न करते हुए सुयू की ओर दौड़ लगाए, उसका हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की। सुयू को घसीटा गया और वह लड़खड़ा गई, लेकिन अचानक लिकिन के विशाल हाथ से खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया और वांग मिंगयांग की ओर मुड़ी, जिसने एक चौड़ी तलवार पकड़ रखी थी। वांग मिंगयांग ने आश्चर्य से सु यू की ओर देखा। ये लड़की ज़ॉम्बी में नहीं बदली थी, वह वाकई भाग्यशाली लग रही थी। लेकिन की चीखों ने हॉल में मौजूद ज़ॉम्बी का ध्यान आकर्षित किया और कई ज़ॉम्बी दहाड़ते हुए उसकी ओर दौड़ पड़े। बिना किसी झिझक के वांग मिंगयांग आगे बढ़ा और अपनी चौड़ी तलवार से क्षैतिज रूप से वार किया, जिससे कई सिर लुढ़ककर जमीन पर गिर गए। खून की बौछार के बीच लिकिन चिल्लाए, तुम पागल हो, तुमने सचमुच किसी को मार डाला। एक व्यक्ति, क्या इसे अभी भी एक व्यक्ति कहा जा सकता है? वांग मिंगयांग शांत भाव से मुड़ा, उसकी आंखें ठंडी थीं। कुआं, उस नजर को देखकर लिकिन कांप उठी। फिर उसने सु यू को पकड़कर भागने की कोशिश की और चिल्लाते हुए कहा, सु यू, जल्दी करो, इस पागल आदमी से दूर भागो। सु यू ने सहज रूप से पीछे की ओर झुकते हुए अपना सिर तेजी से हिलाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। धिक्कार है, अब मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। सु यू को अविचलित देखकर लिकिन ने हताशा में आकर उसकी अनदेखी की, गुस्से से बड़बड़ाते हुए कोसते हुए पुस्तकालय से बाहर भागने लगी। सड़कें ज़ॉम्बी से भरी पड़ी थीं, लेकिन पुस्तकालय के प्रवेश द्वार के आसपास अपेक्षाकृत कम लोग थे। भीड़ ज्यादातर सड़क के उस पार व्यावसायिक क्षेत्र में केंद्रित थी। लिकिन ने इस समय हॉल से बाहर भागने का फैसला किया, शायद ये सोचकर कि आसपास केवल ज़ॉम्बी ही हैं और अगर वह जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाए तो वह सुरक्षित रहेगा। स्पष्टतः वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। आप क्यों नहीं जा रहे हैं? वांग मिंगयांग ने तलवार से खून झाड़ दिया और हॉल में मौजूद अन्य ज़ॉम्बी को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जो अभी भी लोगों को चीर फाड़ रहे थे। इस समय ये कोना किसी दूसरी दुनिया जैसा प्रतीत हो रहा था। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि भाई मिंगयांग, आपका अनुसरण करना सबसे अच्छा विकल्प है।
सू यू ने अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा भय से भरा हुआ था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके पैर मजबूती से जमीन पर टिके रहे। अरे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वांग मिंगयान को वह लड़की पसंद आ गई थी, क्योंकि इससे पहले उसका उससे ज्यादा संपर्क नहीं था। आश्चर्यजनक रूप से वह इन परिस्थितियों में भी शांत रहने में सक्षम रही और उसने सही उत्तर चुना। भाई मिंगयान, आपने अभी मुझे बैठने और बाहर देखने के लिए कहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आपको पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए मुझे लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके साथ रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है। बिना किसी झिझक के सू यू ने तुरंत अपने विचार व्यक्त किए। अभी मेरे पीछे आओ, मुझसे 3 मीटर से ज्यादा दूर मत जाना। वांग मिंगयांग ने थोड़ी हैरानी से उसकी ओर देखा और सिर हिलाया, ये जानने के बाद कि वह लिटिल फिश सू यू का खास पल था। उसने आंटी लियू के प्रति सम्मान के कारण उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश करने पर विचार किया। यदि महाशक्ति को अल्पकाल में जागृत किया जा सकता है, तो भविष्य में इसका उपयोग करना असंभव नहीं है। एपोकेलिप्स में अकेले चलना दीर्घकालिक समाधान नहीं है। हालांकि उनके पास मायरीड हेवन रीडिंग सिस्टम है और समय के साथ उनकी शक्ति बढ़ेगी, फिर भी इसमें हमेशा एक प्रक्रिया शामिल होगी। कुछ और लोगों को शामिल करके एक लड़ाकू दस्ता बनाना संभव होगा। हालांकि ऐसा व्यक्ति ढूंढना बहुत मुश्किल है जिस पर आप सचमुच भरोसा कर सकें। हॉल में इत्मीनान से टहलते हुए वांग मिंगयांग ने लापरवाही से अपने इन शैडो को घुमाया और कई ज़ोंबी को मार गिराया। ज़ॉम्बी सीढ़ियों से नीचे दौड़ते रहे और लगभग एक जैसे दिखने वाले ज़ॉम्बी झुंडों की एक छोटी सी पंक्ति बना ली। वांग मिंगयांग ने अपनी उंगली झटक दी और उसकी उंगली की नोक से एक काली चाप निकली, जो उसके सामने मौजूद 1 दर्जन से अधिक ज़ॉम्बी को सीधे चीरती हुई निकल गई। शव के जमीन पर गिरने से पहले ही वांग मिंगयांग ने अपना हाथ फिर से उठाया और उसके चारों ओर 5 मीटर के दायरे में मौजूद धातु तरल रूप में परिवर्तित होकर एकत्रित हो गई। उसके नियंत्रण में ये 9 नुकीली स्टील की सुइयों में परिवर्तित हो गया, जो उसके शरीर के चारों ओर तैरने लगी। सू यू अविश्वास से अपने सामने के दृश्य को देखती रही। वह अपने सामने खड़े उस सुंदर युवक को समझ ही नहीं पा रही थी। ये भीड़ में छिपे एक सुपरहीरो की तरह है जिसके पास अद्भुत क्षमताएं हैं। जैसे ही स्टील की सुइयां अंधाधुंध दागी गईं, हॉल में मौजूद ज़ॉम्बी के सिर सटीक रूप से छेद दिए गए और गलियारे लाशों से भर गए। मौलिक प्रणाली की महाशक्ति मुख्य रूप से आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा का उपभोग करती है, जिसमें न्यूनतम शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में आमने सामने की लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। सावधानी बरतना ही बेहतर है। पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर ज़ॉम्बी दिखाई देने लगे और खून से लथपथ कई लोग अंदर भागे। उनके पीछे 1 दर्जन से अधिक ज़ॉम्बी भी आ गए। समूह के पुस्तकालय में प्रवेश करने के बाद वांग मिंगयांग ने दरवाजे की ओर धीरे से हाथ हिलाया। कांच के दरवाजे का धातु का हैंडल जोर से बंद हो गया और उसके बगल में रखी धातु की शेल्फ पिघलकर ऊपर तैरने लगी, ताले को घेर लिया और जल्दी से जम गई, जिससे दरवाजा कसकर बंद हो गया। गेट ने पीछे रह गए लगभग 1 दर्जन ज़ॉम्बी को रोक दिया, लेकिन फिर भी 4 या 5 ज़ॉम्बी समूह के साथ अंदर घुस गए। हालांकि ये गेट शायद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। हॉल में अभी अभी घुसे ज़ॉम्बी कई पुरुषों और महिलाओं का बेतहाशा पीछा कर रहे थे। ये लोग इधर उधर बेतरतीब ढंग से भाग रहे थे, अपने पीछे हॉल में मेज, कुर्सियां और बेंच फेंक रहे थे, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वे उन्हें अपने हाथों में लेकर ज़ॉम्बी पर हमला करें। वांग मिंगयांग ने भौहें चढ़ाकर लापरवाही से 4-5 ज़ॉम्बी को मार डाला। फिर उसने सू यू को अपने पीछे आने का इशारा किया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया, दूसरी मंजिल पर जाकर ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने की तैयारी में। भाई मिंगयांग, वे सू यू ने हॉल की ओर एक नजर डाली। उसकी आंखों में भय और अनिच्छा झलक रही थी। ज़ॉम्बी के खरोचों से घायल बचे हुए लोग खून से लथपथ थे। उन सभी के शरीर पर कुछ न कुछ कट और घाव थे। वे ज़ॉम्बी के हमले में घायल हो गए हैं और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उनकी मदद करना मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो खुद जाकर कर लीजिए। बिना सिर घुमाए वांग मिंगयांग शांति से जमीन पर पड़े शवों और खून के ऊपर से कदम रखते हुए सीढ़ियों पर चढ़ गया। ये सुनकर सू यू थोड़ी देर रुकी, फिर जल्दी से आगे बढ़ी। उसका कांपता हुआ छोटा हाथ धीरे से वांग मिंगयांग की आस्तीन को खींच रहा था, लेकिन वह चुप रही। हॉल के अंदर से अभी भी कई लोगों के रोने धोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये सुनकर सू यू थोड़ा कांप उठी, लेकिन एक पल के लिए भी वांग मिंगयांग का साथ छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। सर्वनाश के साथ 5 अंधकार में वर्ष बिताने के बाद वांग मिंगयांग का हृदय लोहे की तरह कठोर हो गया था।
अपनी कमजोर ताकत के बावजूद उसके पास 5 बेकार महाशक्तियां हैं और उसने अनगिनत ताने, उपहास, तिरस्कार और उत्पीड़न सहे हैं। वह सू यू की आसानी से मदद कर सकता था, लेकिन वह उसके द्वारा अपनी क्षमताओं को बड़ा चढ़ाकर आंकने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि उन लोगों को बचाना असंभव है, वे कुछ ही मिनटों में ज़ोंबी में बदल जाएंगे। यदि सू यू में दूसरों को बचाने की क्षमता है, तो वांग मिंग्यांग को तब तक कोई आपत्ति नहीं होगी जब तक कि इसका असर उस पर न पड़े। लेकिन कुछ लोग संतत्व की भावना से प्रेरित होकर दूसरों को नैतिक रूप से मजबूर करके उनसे काम करवाते हैं। खैर, माफ कीजिए, जो भी पहले यह विचार रखेगा वो उसे खत्म कर देगा। अगर सू यू ने उसकी सलाह नहीं मानी होती तो वांग मिंग्यांग बिना किसी झिझक के उसे छोड़ देता। ये थोड़ा अफसोस की बात है, लेकिन सर्वनाश सबसे पहले संत को ही मारता है, यह एक अटल नियम है। अगर पवित्र माता शत्रुओं के पक्ष में होती तो कहानी कुछ और ही होती। त्रिसोलारंस सभी जानते हैं कि उन्हें दुश्मन की पवित्र माता की रक्षा करनी होगी।